तो हम आगाज करते हैं अपने वेबिनार का। आज हमने वेबिनार कंडक्ट किया जिसके बारे में हमने टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। तो आज का वेबिनार कंडक्ट करने का मकसद ये था कि हम जो है बता सकें, आपको अवेयरनेस दे सके इस चीज़ की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी आपको क्या बेनिफिट दे सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि कुछ लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या थ्रेड होते हैं और उनकी थ्रेड उस थ्रेड की वजह से उनका डाटा है जो से बैकअप करा हुआ होता है वो जो है लॉस हो सकता है। और कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जैसे रैंसमवेयर हो गया, मेलवेयर हो गया, तो उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं और जो आपके थ्रेड जो आपके अटैक कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज वेबिनार का यही है हमारा मकसद, आपको बताने का कि आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके जो नेटवर्क है उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हम आपका जो आज पूरा वेबिनार है वो फायरवॉल के ऊपर है, फायरवॉल कैसे प्रोटेक्ट करता है आपके नेटवर्क को। जो और दूसरी चीज़ है एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन जो इंटरसेप्ट एक्स है सोफोस का, वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है सारे जो वायरसेस होते हैं जैसे मेलवेयर हो गया, आपका रैंसमवेयर हो गया, तो उससे कैसे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो हम आगाज करते हैं सॉफ्टेक से। सॉफ्टेक का जिसको नहीं पता मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा देता हूँ छोटा सा। सॉफ्टेक माइक्रो सिस्टम एक इंफॉर्मेशन और नेटवर्क सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर, और इसको तकरीबन 33 ईयर्स हो गए आईटी फील्ड के अंदर। और जो हम प्रोडक्ट जो कैरी कर रहे हैं वो है सोफोस है, बाराकूडा है, ओवरलैंड टेनबर्ग है, स्केल कंप्यूटिंग है। और इसी तरह मैं आपको थोड़ा छोटा बता भी देता हूँ कि बेसिकली सो बाराकूडा है क्या, बाराकूडा के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो बाराकूडा के अंदर चीज़ें आती हैं जैसे ईमेल सिक्योरिटी आ जाती है, आपका लोड बैलेंसर आ जाता है, आपका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आ जाती है। इसी तरह जो है सोफोस है, सोफोस के अंदर आपका जो है सारे एंटी वायरस जो इंटरसेप्ट एक्स है वो आ जाता है, फायर वॉल्स हैं वो आ जाती हैं। ओवरलैंड टेनबर्ग है, ओवरलैंड टेनबर्ग के आपके अंदर जो स्टोरेज है, स्टोरेज में आपका एलटीओ टेप ड्राइव्स आ जाती हैं। और इसी तरह जो है आर्कसव है, आर्कसव के अंदर आपका बैकअप आ जाता है, स्टोरेज आता है, डिजास्टर रिकवरी आ जाती है। तो बेसिकली पूरा हम लोग जो है ब्रांड कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमारे अंदर जो है ऑलरेडी जो है अराउंड 250 जो है पार्टनर्स हैं पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर। और कस्टमर जो हमारे जो है अराउंड जो है 3000 प्लस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो हम आज आगाज करते हैं अपने वेबिनार का। आज हम डिस्कस करेंगे सोफोस के बारे में, सोफोस क्या है और सोफोस की पहचान क्या है पूरे दुनिया के अंदर, और सोफोस कैसे जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो अपना जो डाटा है वो प्रोटेक्ट कर सके और नेटवर्क जो है वो कैसे अपना बचा सकते हैं वायरसेस वगैरह से। तो सोफोस के अंदर सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका अपनी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जैसे सोफोस कैरी कर रहा है वेब सिक्योरिटी देता है, फायरवॉल्स देता है, ईमेल सिक्योरिटी दे रहा है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन दे रहा है, इंक्रिप्शन दे रहा है, मोबाइल सिक्योरिटी दे रहा है और सर्वर प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये चीजें हम कैरी कर रहे हैं। और सोफोस आपको दिख रहा है कि यूके की एक लीडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रांड है, और प्रोटेक्टिंग 4 लाख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल साइज इन मोर देन 150 कंट्रीज। 150 कंट्रीज के अंदर ये आप लोग को देख रहे होंगे आपको कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और इसने जो है ऐसा इतना आगे पहुंच गया है कि इसका जो एंड पॉइंट जो है इंटरसेप्ट एक्स वो जो है लीड कर रहा है और लीडर है गार्टनर पेयर्स के अंदर। आपको हम लोग इसके ऊपर पूरा सेशन दे रहे हैं तो आपको पूरा पता भी चल जाएगा कि एंड पॉइंट क्यों हमारा जो है बेस्ट है और लीडर क्यों है वो। तो आपको पूरा इसमें ब्रीफिंग मिल जाएगी, और जो सोफोस की फायर वॉल है वो क्या करती है और कैसे आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। तुम्हारे जो आज के जो इंजीनियर हैं, टेक्निकल इंजीनियर होते हैं शफकत हनीफ, वो आपको पूरा इसके बारे में बताएंगे कि बेसिकली सोफोस की फायरवॉल क्या है और एंड पॉइंट क्या है और कैसे प्रोटेक्शन आपको दे सकती है। तो ओवर टू सर शफकत। थैंक यू कश्यप। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, जिस तरह भी कश्यप ने कहा कि सोफोस जो है मार्केट की एक नॉन प्रोडक्ट है, और तकरीबन 4000 जो उसकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट के हवाले से प्रेजेंस है, और 150 कंट्रीज के अंदर इसकी करंटली प्रेजेंस है सोल्यूशन के हवाले से। और जिस तरीके से कहा गया कि जी सोफोस मार्केट में नोन कैसे है, क्योंकि सोफोस बेसिकली एंटीवायरस के साथ फायरवॉल बेस्ड कंपनी भी है। और एंटीवायरस जो हमारा सोफोस का वो पिछले 11 साल से मार्केट में एज अ लीडर प्रोडक्ट है। अगर आप गार्टनर्स की पुरानी पिछले 10 साल की भी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें एज अ लीडर प्रोडक्ट आपको नजर आएगी। दूसरी चीज जो फायरवॉल के हवाले से कश्यप कह रहे थे, सोफोस ने अभी एक नया आर्किटेक्ट को अडॉप्ट किया है जिसको बेसिकली हम एक्सट्रीम आर्किटेक्चर कहते हैं, जो बेसिकली डीपीआई इंजन बेस है। और ये आर्किटेक्ट सिवाय सोफोस के किसी के पास नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा चल के कि वो बेसिकली डीपीआई इंजन क्या है, एक्सट्रीम आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो वो तमाम जो चीजें वो थोड़ा सा आपको आगे समझने में आसानी हो जाएंगी। थोड़ा सा हम प्रोडक्ट के डिटेल्स की तरफ चले जाते हैं कि जो ब्रांड्स हैं वो क्या कैरी कर रहे थे और किस तरीके से चीजें चल रही हैं।
अच्छा, सोफोस में हमारे पास एंड पॉइंट के अंदर 3 से 4 सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हमारा इंटरसेप्ट एक्स का सॉल्यूशन है, इंटरसेप्ट एक्स एडवांस है, इसके बाद XDR और MTR की सर्विसेज है। वो भी हम थोड़ा सा आगे चल के आपको ब्रीफ करेंगे कि XDR MTR की सर्विस और इंटरसेप्ट एक्स की सर्विस कैसे काम कर रही होती है मार्केट में। अच्छा, उसके बाद जो सोल्यूशन की थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है एंड पॉइंट के हवाले से, वो बेसिकली जो हमारा सोल्यूशन है फॉर यूजर्स और फॉर सर्वर्स के लिए, वो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन है। अगर किसी कस्टमर को अपने सोल्यूशन में सिस्टम के लिए, एंड यूजर के सिस्टम के लिए अगर रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो एंड पॉइंट का सोल्यूशन है वो डिफरेंट है। और अगर सर्वर में कहीं एंड पॉइंट इंस्टॉल होने जा रहा है, तो वहां पर उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हमारे पास उसका सर्वर का एजेंट भी डिफरेंट तरीके से इंस्टॉल्ड होता है। अच्छा, दूसरी चीज फायरवॉल के हवाले से, जिससे मैंने बताया कि जी हम अभी जो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं वो एज XGS फायरवॉल है। जो मार्केट में पहले जो हमारा लास्ट मॉडल था वो XGS की अप्लायंसेस थी, और जिसको हम नॉर्मली मार्केट में कि मार्केट में UTM बेस्ड फायरवॉल जिसको कहा जाता है। तो अब जो मार्केट में एक नई टर्मिनोलॉजी के ऊपर चीजें चल रही हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कंपटीशन, और इस नेक्स्ट जनरेशन में आपकी IPS की सर्विसेज, थ्रेट की सर्विसेज, और आपकी वेब कंटेंट फिल्टरिंग के हवाले से सर्विसेज, वो तमाम चीजें इसका पार्ट है। अच्छा, फायरवॉल के साथ साथ सोफोस के पास अपना MDM का भी सोल्यूशन है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट से मुराद ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हम एक नॉर्मल सी मिसाल ले लेते हैं कि कंपनीज के मेडिकल रैप्स हैं जो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं या डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हैं, ठीक है, या वो अपनी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं, और कंपनी कहती है कि यार ये मेरे 10 20 50 मेडिकल रैप्स है जिनकी डेली एक्टिविटी और मॉनिटरिंग मुझे करनी है, और उनको कंपनी ने मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह दिए हुए हैं। अब अगर यूजर को मोबाइल और लैपटॉप्स दिए हुए हैं, तो कंपनी चाहती है कि मैं इसको सिक्योर करूं, और यूजर जो पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन को यूज करे और मुझे मालूम हो कि वो पर्टिकुलर यूजर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कम्युनिकेशन हो रही है। तो वो बेसिकली जो MDM का सोल्यूशन है, एंड यूजर के मोबाइल या टैबलेट पे इंस्टॉल्ड हो जाता है, और वो यूजर की करंट लोकेशन, उसके ऊपर सिक्योरिटी की सर्विसेज, एंटीवायरस की सर्विसेज, एंटीवायरस सर्विसेज के साथ मल्टीपल जो एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर कहता है या ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वो यूजर को एक्सेस होना चाहिए, उसके अलावा कोई एप्लीकेशन वो इंस्टॉल ना कर सके, अपने बिजनेस एप्लीकेशन पे काम कर सके, XYZ इंटरनेट की सर्विस को कहीं और यूटिलाइज ना कर सके। अगर कोई ऐसी चीज वो इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको रोक सके, या उसके सिस्टम में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इंस्टॉल करने की कोशिश हो गई है, तो उसको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर वाइप भी कर सकता है। तो लाजमी सी चीज है कि अगर सेपरेट मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड नहीं होती है। लेकिन जैसे फार्मास्यूटिकल मैंने बात की, या कोई मार्केटिंग कंपनी डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसको अपने यूजर्स के हवाले से जो उसको मॉनिटर करना होता है, इसके सर्विसेज के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से, तो वो तमाम चीजें जो है वो आप MDM के थ्रू अपने यूजर को करके सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो बेसिकली चीज है, वो हमारे पास बेसिकली सोफोस की ईमेल का भी सोल्यूशन अवेलेबल है, जो प्योर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन पर लाइसेंसिंग मॉडल्स के ऊपर काम करता है। अगर आपके पास मल्टीपल अगर ईमेल सर्वर्स लगे हुए हैं ऑन प्रेमिसेस या क्लाउड लगे हुए हैं, तो उसकी इंटीग्रेशन सोफोस के ईमेल के गेटवे के साथ इंटीग्रेशन बिल्कुल पॉसिबल है, और ये मल्टीपल ईमेल के जो सर्वर्स है उनके साथ इंटीग्रेट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा सोफोस की पास जो है वो वाईफाई का भी सोल्यूशन अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि हम सोफोस की अगर फायरवॉल किसी कस्टमर को देते हैं, तो उस फायरवॉल के अंदर इन बिल्ड वायरलेस कंट्रोलर भी मौजूद है, तो वो सोफोस के एक्सेस पॉइंट के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। अगर किसी कस्टमर के पास सोफोस की फायरवॉल नहीं है, और वो चाहता है कि वो सोफोस का वायरलेस का सोल्यूशन यूज करे, तो सोफोस ने अपने एक्सेस पॉइंट के लिए कंट्रोल सेंटर का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी यूजर चाहे उसको यूज कर सकता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जस्ट कस्टमर को एक एक्सेस पॉइंट खरीदना होता है। वो एक्सेस पॉइंट किसी भी XYZ इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद उसकी कंट्रोल सेंटर पर सेंट्रली मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर फायरवॉल की जरूरत नहीं पड़ती। तो कस्टमर के पास दोनों ऑप्शन है कि वो एक्सेस पॉइंट को थ्रू सेंट्रल मैनेजमेंट स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर ले, चाहे तो फायरवॉल के थ्रू मैनेज कर ले। अच्छा, इसमें जो सोफोस सेंट्रल है वो मेरी खाली फायरवॉल या एंड पॉइंट के लिए नहीं है। सोफोस की जितनी भी प्रोडक्ट की हमने बात की, लाइक एंटीवायरस हो गया, लाइक फायरवॉल हो गया, ईमेल हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, फिश लाइन हो गया, ये तमाम जितने भी सोल्यूशन है ये हमारे सोफोस सेंट्रल के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, और सिंगल डैशबोर्ड पे तमाम सोल्यूशन की मैनेजमेंट हो सकती है।
अच्छा, अगला जो सोल्यूशन है बेसिकली वो सोफो सेंट्रल आईव्यू का सोल्यूशन है। ये बेसिकली जो फायरवॉल के हवाले से अगर हम कहते हैं कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर नीड है कि वो फायरवॉल को खरीद रही है और वो कहती है कि जी मुझे अपने साल 2 साल 3 साल के डाटा को मेंटेन करना है फॉर ऑडिटिंग पर्पस के लिए, या मेरी कंपनी की कंप्लाइंस है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक्सटेंडेबल मेमोरी हो और जिसमें मैं अपने डाटा को स्टोर कर सकूँ रिपोर्टिंग के हवाले से, तो उस सूरत में सोफोस अपने कस्टमर को सोफोस सेंट्रल आईव्यू का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो आपकी सोफोस की फायरवॉल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जिसमें आप अपनी लॉन्ग टर्म रिपोर्ट को जो नेटवर्क की है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम ब्लॉक साइज स्टार्ट होता है वो 100 GB से स्टार्ट होता है। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर है, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव सोल्यूशन नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो हमारे पास सोफोस रेड का है। वो थोड़ा सा आगे मैं बेसिकली बता देता हूँ। बेसिकली सोफोस रेड की अप्लायंस जो बेसिकली हम लोग उसको कहते हैं रिमोट ईथरनेट अप्लायंस। अच्छा, ये जो सोल्यूशन है ये मार्केट में एक डिफरेंट सिनेरियो, एक डिफरेंट मेथड है। बेसिकली हम इसको एक तरीके से कहा जाए तो ये एसडी वैन का एक पार्ट है। फर्स्ट कर लेते हैं कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन ए है और ऑर्गेनाइजेशन ए के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, और मल्टीपल जो ब्रांचेस हैं कंपनी कहती है कि यार मैं अपनी मल्टीपल ब्रांचेस में एक सोल्यूशन लगाने जा रहा हूँ और वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। और कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट ना हो या कोई ऐसी सर्विसेज ना हो जो मुझे हर साल में एक रिन्यूअल की मद में बेयर करनी पड़े। तो हम उस सूरत में सोफोस का जो नॉर्मल सोल्यूशन है हमारा रिमोट इथरनेट अप्लायंस के बारे में बताते हैं कि जी रिमोट इथरनेट अप्लायंस आपके ब्रांच एंड पे डिप्लॉय होती है, जो आपकी सोफोस की फायरवॉल से इंटीग्रेट होगी, यानी आपको कोर लोकेशन पे सोफोस की फायरवॉल लगानी पड़ती है और ब्रांच एंड पे आप रेड अप्लायंस लगाएंगे। जब रेड अप्लायंस की हम बात करते हैं तो रेड अप्लायंस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई सेपरेट इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती जो उसको मैनेज करे, या कोई सपोर्ट की आईटी की रिक्वायर्ड होती है। जस्ट वहां पर आप अपने इंटरनेट की सर्विसेज को अप्लायंस से कनेक्ट करते हैं और सोफोस की जो रेड अप्लायंस है वो ऑटोमेटिकली आपकी कोर फायरवॉल से कनेक्ट हो जाती है थ्रू आईपीसेक वर्चुअल टनल के। जो सिक्योरिटी पॉलिसीज आपने अपने हेड ऑफिस की फायरवॉल में यूज कर रहे होते हैं, वही तमाम सिक्योरिटी पॉलिसीज अपने उस ब्रांच एंड की फायरवॉल पे अप्लाई कर सकते हैं। वही सब्सक्रिप्शन सारी चीजें वहां यूज होती हैं और यूजर जो है वो ब्रांच एंड पे तमाम पे सेंट्रली मैनेज होता है। अच्छा, ये जो बॉक्स है इसकी वन टाइम कॉस्ट होती है, इसके कोई रिन्यूएबल चार्जेस नहीं होते, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन आपने ऐड नहीं करनी होती है। तो ये जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू अदर वेंडर के मुकाबले में। अगर किसी की ब्रांच में 40-50 यूजर्स हैं और वो चाहते हैं कि जी मैं सेंट्रली एक ऐसी अप्लायंस लगा लूँ जिसमें मेरी कोई कॉस्ट ना हो लेकिन वन टाइम लूँ और उसके बाद बस फिर भूल जाऊँ मैं, तो उस सूरत में हम ये सोल्यूशन कस्टमर को ऑप्शन देते हैं। अगर कस्टमर कहता है नहीं मुझे प्योर एसडी वैन और डेडिकेटेड फायरवॉल चाहिए, तो फिर उस सिनेरियो में फिर हम सेपरेटली फायरवॉल भी अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम फायरवॉल के ऊपर आ जाते हैं, बेसिकली सोफोस की जो फायरवॉल है बेसिकली हम इसको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के हवाले से मार्केट में जानते हैं कस्टमर्स। और एज अ यूटीएम फायरवॉल में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको बता देता हूँ। देखें, अगर हम ट्रेडिशनल फायरवॉल्स की बात करें मार्केट में, तो शुरू में आपने देखा होगा कि जी सिस्को की मार्केट बहुत अच्छी थी, उसमें आईपीएस बेस्ड फायरवॉल्स आती थी जो नॉर्मली एएसए बेस्ड थी फिर मार्केट में, और जुनिपर आ गया, हवावे आ गया, इसी तरीके से जो वेंडर्स है वो आईपी बेस्ड फायरवॉल। लेकिन जब मार्केट में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हुई, जिसको हम मार्केट में अगर कहें कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी थी जो बेसिकली कस्टमर्स को टीएमजी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टीएमजी की सर्विसेज के साथ साथ वो उनको आइजा सर्विस की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आइजा सर्विस में क्या था कि आप अपने यूजर की जो इंटरनेट की सर्विसेज है उनकी बैंडविड्थ है उनको मैनेज कर सकते थे, प्लस आप जो है टीएमजी के थ्रू अपनी वेब फिल्टरिंग और उसकी मॉनिटरिंग का पार्ट कर सकते थे। अच्छा, ये तमाम जितनी भी चीजें हैं ये जब माइक्रोसॉफ्ट ने एंड ऑफ लाइफ किया तो इसको कुछ वेंडर ने मार्केट में अडॉप्ट कर लिया। इसको अडॉप्ट करने से मुराद ये है कि वो जो नॉर्मल बैंडविड्थ की मैनेजमेंट और वेब फिल्टरिंग की सर्विसेज थी मार्केट में एक नया नाम मार्केट में है कि जी यूटीएम बेस्ड फायरवॉल, जिसको हम कह लेंगे जी फोर्टिनेट आया मार्केट में, उसके बाद सोफोस आया मार्केट के अंदर, साइबरोम के नाम से भी आया और एक्सजीएस के नाम से भी आया, एक्सजी के नाम से। तो ये जो दो सोल्यूशन से इन्होंने मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। अच्छा, ये जो कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली ये दो प्रोडक्ट जब यूटीएम मार्केट में लेकर आई तो इसके अगेंस्ट सिस्को भी आ गया। सिस्को ने पहले मल्टीपल सोल्यूशन को कंबाइन करके एक सोल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड करना शुरू किया, लाइक एएसए की जो फायरवॉल थी और उसके साथ उन्होंने फायर पावर की सर्विसेज ऐड करना शुरू की एक सेपरेट बॉक्स लगा के। लेकिन जब देखा कि जिसकी वजह से कॉस्ट हाई हो रही है तो उन्होंने एक वन विंडो सोल्यूशन देने की कोशिश की। अब जब सोफोस के बाद फोर्टिनेट के बाद सिस्को मार्केट में आया, हवावे आया, जुनिपर आया, सैंकोर आया,
तो इन मल्टीपल सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करते हमने यूटीएम की सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करना शुरू। अच्छा, यूटीएम की सर्विस के बूम के बाद मार्केट में एक नया ट्रेंड आया कि जी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को देखा जाए, ताकि जो फायरवॉल की जो करंट एफिशिएंसी लाइक वो थ्रेड का पार्ट हो, चाहे वो आईपीएस का पार्ट हो, एफएसएक का पार्ट हो या वेब का पार्ट हो, तो फास्टली रिस्पॉन्स कहाँ पर मिल पाएगा। जब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की मार्केट में कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो वहां पर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो वेंडर्स उनको चैलेंजेस आना शुरू हो गए। अब जब चैलेंजेस की बात हमने की तो उस सूरत में सबसे मेन चीज थी आपकी थ्रूपुट की सर्विसेज, कि आप जो सोल्यूशन अपने कस्टमर्स को देने के लिए जा रहे हैं वो सोल्यूशन कितना एफिशिएंट है और कितनी फास्टली वर्क करता है। तो सोफोस ने इस सोल्यूशन को देखते हुए मार्केट में एक थोड़ा सा डिफरेंट एक आइडिया लिया और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को एक थोड़ा सा अपग्रेड की तरफ ले गए, जिसको हम कहते हैं कि जी एक्सट्रीम आर्किटेक्चर की तरफ थोड़ा सा कस्टमर के माइंड को मेकअप किया। अच्छा, एक्सट्रीम आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि जब सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो हर कस्टमर ये चाहता है कि मैं एक ऐसा सोल्यूशन लूं जो मेरे नेटवर्क को बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर सके, और जब मैं सोल्यूशन को फ्यूचर प्लान के हवाले से भी लूं तो मेरी तमाम सर्विस की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। इसको इस तरीके से ले लेते हैं। अगर मैं एक्सट्रीम आर्किटेक्चर की बात करूं तो जो सोफोस का बेसिकली है, तो उस सूरत में सोफोस ने क्या किया कि उस अप्लायंस जो हम नेक्स्ट जनरेशन या यूटीएम बेस्ड फायरवॉल की बात कर रहे हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस सोल्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में डिवाइड से मुराद ये था कि जब हम नॉर्मली फायरवॉल पे जब कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते थे तो उसका एक प्रोसेसर और एक रैम जो है वो उसकी पॉलिसी बेस्ड सोल्यूशन के लिए उसने एलोकेट कर दिया, और दूसरा जो प्रोसेसर और जो रैम है वो राउटिंग के लिए कर दिया। तो उससे हुआ क्या मार्केट में डिफरेंशिएशन क्या है, जो मेरा पुराना मॉडल एक्सजी का जो यूटीएम बेस्ड फायरवॉल जो मैं मार्केट में दे रहा था उससे मेरी करंट फायरवॉल जो एक्सजीएस है उसकी स्पीड 5 टाइम एक्स बढ़ गई। अब 5 टाइम एक्स स्पीड बढ़ने से मुराद ये, इसको इस तरीके से हम ले लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि जी नेक्स्ट जनरेशन एक फायरवॉल नेटवर्क पर आकर लगे और उस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जब आके लगी नेटवर्क पे तो एक बाहर से आने वाला एक डाटा ट्रैफिक एक यूजर तक जो उसका फ्लो बनना था डेस्टिनेशन तक जाने में, हर फायरवॉल जो भी थी वो उसको 5 सेकंड लगाती थी। अब फर्ज कर लेते कि जी 100 यूजर एक वक्त में आ रहा है, तो फायरवॉल हर यूजर पे जब 5 सेकंड जब लगा रही थी तो उससे क्या हुआ कि हार्डवेयर की एफिशिएंसी में इश्यूज आना शुरू हुए। हार्डवेयर वो थ्रूपुट वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी यूजर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो उसको एक्चुअल देना चाहिए था। तो सोफोस ने ये इस चीज को देखते हुए अपना जो ड्यूल आर्किटेक्चर है, जिसमें मैंने कहा जी ड्यूल प्रोसेसर और ड्यूल रैम है, जो हमारा सोफोस का एक्सट्रीम आर्किटेक्चर जो डीपीआई बेस्ड है, तो उसने क्या किया, वो जो यूजर के डाटा का ट्रैफिक का जो फ्लो था जो 5 सेकंड में यूजर के डेस्टिनेशन तक जा रहा था यानी उसके सेशन में पहुंच रहा था, वही डाटा का ट्रैफिक माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड के अंदर चला गया, जिसकी वजह से हार्डवेयर की एफिशिएंसी बढ़ गई और यूजर की सर्विस की यूटिलाइजेशन की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अच्छा, ये सर्विसेज तो सारी यूटिलाइजेशन के ऊपर आ गई, सर्विसेज के ऊपर आ गई। डीपीआई इंजन ने अपना काम जब स्टार्ट किया, अच्छा ये जो मार्केट में जो डीपीआई इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आर्किटेक्चर सिर्फ सोफोस के ही पास है। मार्केट में दूसरे वेंडर इसको अब अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइनली हमारी मार्केट में इस चीज की मोनोपोली वाइड वेंडर है सोफोस का, जो डीपीआई बेस्ड इंजन चला रहा है और इसकी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा मैं फायरवॉल के कुछ चीजों पे आ जाता हूँ फायरवॉल के हवाले से, कि वाई सोफोस और सोफोस मार्केट में क्यों डिफरेंट है, उसकी क्या वजूहत है, सोफोस के पास क्या डिफरेंट है जो दूसरे वेंडर्स के पास मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सोफोस की डिफरेंशिएशन की बात करें सोल्यूशन के हवाले से, कि वो डिफरेंशिएशन क्या है और वो किन किन मॉडल्स में हमारे पास है और कस्टमर्स किन किन मॉडल्स को यूज कर सकता है। अच्छा, हमारे पास जो सोफोज है बेसिकली वो 3 डिफरेंट मॉडल्स के अंदर अवेलेबल है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि जी एसएमबी सीरीज, एसएमबी मिड साइज और एंटरप्राइज लेवल की फायरवॉल्स। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन की एक डिफरेंट नीड होती है और कस्टमर चाहता है कि मैं अपना एक वन विंडो सोल्यूशन खरीदूं और वन विंडो सोल्यूशन के अंदर मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज फीचर सेट और हार्डवेयर की जो फीचर सेट है उसकी डिफरेंशिएशन है और मैं उसकी मल्टीपल जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको मैं पूरा कर सकूं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक अगर अभी बॉक्स खरीद लिया है और फ्यूचर में मेरे पास कोई डिफरेंट फीचर सेट या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कोई एक्सपेंशन होती है तो मुझे बॉक्स चेंज ना करना पड़े। तो सोफोस ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने तमाम छोटे बड़े बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस से मुराद ये है कि हमारे पास जितनी भी फायरवॉल की इंटरफेसेस है वो 1G थ्रूपुट के साथ है।
1G के बाद 2.5G के साथ भी अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास जो मिड रेंज की फायरवॉल स्टार्ट होती हैं वो 10G से स्टार्ट होती है, यानी 1G 2G के हवाले से, 10G के हवाले से, और जो एंटरप्राइज लेवल की जो फायरवॉल्स हैं उनमें हमारे पास 40G के भी इंटरफेसेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये तमाम जितने भी इंटरफेसेस बताए इसके साथ पीओई का भी एक ऑप्शन ऐड कर दिया है सोफोस ने अपने पास, कि अगर किसी कस्टमर को पीओई बेस्ड पोर्ट रिक्वायर्ड है तो हमारे मल्टीपल मॉडल्स के अंदर पीओई की इन बिल्ड पोर्ट अवेलेबल है, ताकि वो कस्टमर अगर अपने फ्यूचर में किसी चीज की एक्सपेंशन करना चाह रहा है या सर्विस को मेंटेन करना चाह रहा है या उसको ज्यादा थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट है, तो वो ना कि वो हार्डवेयर चेंज की है, करंटली उसी हार्डवेयर को यूज करके अपनी चीजों को एक्सपेंड कर ले। अच्छा, जो मेरे एसएमबी के मॉडल्स हैं वो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये मेरे कुछ मॉडल्स हैं जिसको मैं XG86 से लेकर XG136 का मैं अगर बात करूं, तो ये मेरे पास तमाम जितने भी मॉडल्स हैं इनके अंदर आपके पास एक एक्सपेंशन मॉड्यूल बिल्कुल अवेलेबल है। इसमें 1G की पोर्ट्स भी हैं, जिसमें कॉपर और एसएफपी की भी पोर्ट्स अवेलेबल है। और इन तमाम बॉक्सेस के अंदर मेरे पास 3G के मॉड्यूल्स और वायरलेस के भी मॉड्यूल्स अवेलेबल है, लेकिन वो वायरलेस और 3G के मॉड्यूल है अभी करंटली पीटीए से अप्रूव नहीं है, लेकिन मेरी जो नॉर्मल फायरवॉल्स हैं वो बिल्कुल अवेलेबल है सेम मॉडल्स की, जिसमें आप अपने कॉपर या एसएफडी बेस्ड पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इससे ऊपर का जो मेरे पास मॉडल है XGS 2100 से लेकर ऑनवर्ड जो मेरा 4500 का मॉडल है, इन तमाम मॉडल्स के अंदर मेरे पास एक्सपेंशन मॉड्यूल्स अवेलेबल है। फर्ज कर लेते हैं कि जी कस्टमर कहता है कि जी मुझे अभी एक करंट फायरवॉल चाहिए जो 8 कॉपर के इंटरफेसेस के साथ हो और तमाम मेरे पास जो इंटरफेसेस हो वो 1G की थ्रूपुट के साथ होनी चाहिए और कम से कम 2 जो है ना एसएफटी की पोर्ट्स होनी चाहिए। कस्टमर अपने फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कहता है कि जी मुझे अभी ये चीज दे दें, फिजिबल है, लेकिन मुझे एक ऑप्शन चाहिए कि मैं फ्यूचर में अगर अपने पासपोर्ट की एक्सपेंशन करनी हो मेरी रिक्वायरमेंट के हवाले से तो ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम कहते हैं यस। उसकी वजह क्या है कि मेरी जो तमाम फायरवॉल्स हैं जो 2100 से ऑनवर्ड 6500 तक के मॉडल्स हैं, तमाम एक्सपेंशन बेस्ड मौजूद है। एक्सपेंशन बेस्ड से मुराद ये है कि आप उस इंटरफेस के अंदर कोई कॉपर का मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, उसमें आप एसएफपी का भी मॉड्यूल लगा सकते हैं, उसमें 10G का भी मॉड्यूल लगा सकते हैं, उसमें 40G का भी मॉड्यूल लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की नीड क्या है। तो सोफोस ने ये ऑप्शन दिया कि अगर आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन करनी है तो आप एक्सपेंशन बेस्ड सोल्यूशन ले लें, और फ्यूचर में अपनी रिक्वायरमेंट को आपने एनहांस करना है पोर्ट के हवाले से, थ्रूपुट अगर आपकी बढ़ गई, सर्विसेज बढ़ गई है, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए आप इन मॉड्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अच्छा इस पे कोई कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली कर सकते हैं, मैं फिर इसको मजीद आगे लेके चलता हूँ चीजों को। अपने आप क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स पे या फिर अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, ताकि कोई भी आपको कुछ थ्योरी है अभी तो हम उसको क्लियर करते हैं सही चीजें। अच्छा, ये बेसिकली जो मैं बात आप लोगों से कर रहा था कि जी एक्सपेंशन मॉड्यूल्स और मेरे पास तमाम जितने भी मॉडल्स हैं उन मॉडल्स में क्या क्या ऑप्शन है, जो मैंने कहा कि मेरे XG87 से लेकर ऑनवर्ड 136 का जो सोल्यूशन है जिसको हम बेसिकली एसएमडी सीरीज कह लें या हम डेस्कटॉप मॉडल्स कह लें, ये तमाम मॉडल्स जो हैं इनमें डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस मौजूद है, जैसे मैंने कहा कि जिसमें एसएफपी की पोर्ट्स भी बिल्ट इन मौजूद हैं, कॉपर के मॉड्यूल्स भी हैं, आप इसमें चाहें तो वाईफाई की सर्विसेज को भी ऐड करवा सकते हैं, प्लस इसमें 2.5 गिग के थ्रूपुट भी की भी इंटरफेसेस अवेलेबल है। प्लस मेरे इन तमाम अप्लायंसेज जो आप देख रहे हैं तमाम अप्लायंसेज के अंदर ड्यूल पावर सप्लाई का भी ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट एक पावर सप्लाई के साथ आती है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में चाहते हैं कि मैं अपने तमाम किसी भी मॉडल जो आप में लगा रहे हैं अपने डिप्लॉय करने जा रहा हूँ उनके लिए मेरे एक रिडंडेंट पावर सप्लाई का भी ऑप्शन फायरवॉल में होना चाहिए। तो हमारे तमाम छोटे बड़े मॉडल्स में ड्यूल पावर सप्लाई का ऑप्शन है फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनके अंदर इन बिल्ट ड्यूल पावर सप्लाई मौजूद है विद हॉट स्वैपेबल, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमारे तमाम मॉडल्स में आप सेकेंडरी पावर सप्लाई को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मॉड्यूल्स हैं जो मेरी करंट फायरवॉल जिसको मैंने कहा कि XG87 से लेकर XG136 तक, ये डिफरेंट किस्म के जो मॉड्यूल कार्ड है 3G है या फिर आपका वायरलेस का जो कार्ड है वो उसको आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने इंटरफेसेस की बात की थी, अगर आपके पास फायरवॉल के अंदर जो मैंने कहा 87 से लेकर 136 के जो मॉडल्स हैं उनमें अगर आपके पास एसएफपी की पोर्ट्स अवेलेबल है
तो उसमें आप अपने कॉपर या एसएफबी बेस्ड मॉड्यूल को भी लगा सकते हैं, तो उसके भी जो इनबिल्ट अगर हम कहें तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। सोफोस के अपने ट्रांसीवर्स मौजूद है, तो उन ट्रांसीवर्स को आप यूज करके भी अपने फायरवॉल में उन ट्रांसीवर्स को लगा सकते हैं। इसके अलावा सोफोस की फायरवॉल थर्ड पार्टी ट्रांसीवर्स को भी सपोर्ट करती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सोफोस का ट्रांसीवर नहीं लगाना चाह रहा हूँ, मेरे पास कुछ मॉड्यूल ट्रांसीवर्स पड़े हुए और वो अगर सोफोस के साथ कंपेटेबल है, तो आप उन ट्रांसीवर्स को भी अपने पास लगा सकते हैं तमाम मॉडल्स के अंदर। अच्छा, ये जो जिन मॉडल्स की मैंने आपसे भी बात की, ये तमाम मेरे जितने भी छोटे मॉडल्स हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार मैं इन मॉडल्स को अपने पास रैक माउंट करना चाहूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर आप रैक माउंट भी इनको कर सकते हैं। इसके लिए हम सेपरेट जो किट है वो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर डेस्कटॉप मॉडल्स के लिए। अच्छा, डेस्कटॉप मॉडल्स में जो हमने बात की, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल्स आते हैं वो XGS 2100 से लेकर XGS 4500, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि जी मिड रेंज और डेटा सेंटर की जो फायरवॉल्स हैं उस लेवल पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो फायरवॉल्स हैं इनमें डिफरेंट किस्म के एक्सपेंशन मॉड्यूल्स हैं। जो मिनिमम मेरा जो मॉडल है शुरू के, जैसे मैंने कहा कि 2100 का मॉडल, 2100 के मॉडल के अंदर मेरे पास एक एक्सपेंशन मॉड्यूल है। फ्यूचर में अगर आपको एक्सपेंशन करनी है, पोर्ट्स को बढ़ाना है, उसके बाद 2300 में भी सेम एक्सपेंशन एक मॉड्यूल है। उसके बाद 3100 के अंदर बाय डिफॉल्ट मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल है। अगर उसमें एक्सपेंशन पोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी एक्सपेंशन पोर्ट अवेलेबल है। अच्छा, जो मेरा 4500 और 4300 का जो मॉडल है, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर में थोड़ा ड्यूल मॉड्यूल इंटरफेस को आप ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आप कहते हैं कि यार मेरे पास 8 कॉपर के इंटरफेस फायरवॉल में बिल्ड मौजूद है और मैं चाहता हूं कि 8 जो एसएफपी की पोर्ट लगा लूं 1G के साथ, और मैं चाहता हूं कि यार 3-4 पोर्ट जो है ना वो मेरी 10G की हो जाए या 40G की हो जाए, तो उस सूरत में ये दो एक्सपेंशन मॉड्यूल्स हैं, इनमें आप अपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको यहाँ कोई डब्बा चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से इन तमाम बॉक्स में मैंने कहा कि जी 1G की सपोर्ट है, कॉपर के हवाले से भी, एसएफपी के हवाले से भी, 10G के भी इंटरफेसेस हैं और 40G के भी इंटरफेस। अच्छा, जो 40G के इंटरफेसेस की मैं बात कर रहा था, तो 40G की जो मेरे पास इंटरफेसेस की सपोर्ट स्टार्ट होती है वो मिनिमम 4500 से लेकर ऑनवर्ड्स 55 और मेरे 6500 पे जाकर वो मीट होती है। अच्छा, इसमें भी यहाँ पर तमाम जितने भी मेरे मॉडल्स हैं, इनमें भी जो ये बेसिकली तमाम मॉडल रैक माउंट मॉडल्स हैं, इनके अंदर बिल्ट इन किट अवेलेबल है। अच्छा, इस किट के साथ साथ इसमें पीओई की पोर्ट्स भी मैंने बताया कि पीओई की पोर्ट्स 2.5 गिग की थ्रूपुट के साथ अवेलेबल है, प्लस एक्सटर्नल पावर सप्लाई का भी ऑप्शन है। लेकिन मेरा जो 4500 का मॉडल है, इसके अंदर इन बिल्ट ड्यूल हॉट सर्वर पावर सप्लाई पहले से मौजूद होती है। अगर कस्टमर को इस मॉडल चाहिए होता है तो ये इसके साथ अवेलेबल है। अच्छा, इसी तरीके से इन बिल्ट तमाम जितने भी मेरे मॉडल हैं उसके अंदर डिफरेंट स्टोरेज के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो तमाम मेरे बॉक्सेस के अंदर एसएसडी स्टोरेज मौजूद है, जो तमाम जितनी भी रिपोर्टिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से उसके स्टोरेज को मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा होता है। अच्छा, ये कुछ एक्सपेंशन के हवाले से चीज़ों को ले लेते हैं। जो एक्सपेंशन मॉड्यूल है, ये बेसिकली जो एक्सपेंशन मेरे पास है, जो मैंने शुरू में कहा कि जी मेरे पास कॉपर के इंटरफेसेस हैं, एसएफपी के इंटरफेसेस हैं, पीओई की पोर्ट्स हैं, जो 10G की पोर्ट्स है, या फिर मैंने कहा कि जी 40G की पोर्ट्स हैं। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो मेरी डिफरेंट फायरवॉल्स के अंदर लग सकते हैं। जो 1U के हवाले से हम बात करें तो उसमें हमारे पास 1 से लेकर 2 एक्सपेंशन मॉड्यूल हैं। जो मेरे पास 2U की अप्लायंसेस 5500 और 6500, उसमें कम से कम 3 जो यू है 4U के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 4U से मुराद ये कि 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स इसके अंदर लग सकते हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट बॉक्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन के हवाले से रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं उनको आप ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये तो चलो हमने कहा कि जी हमारी जो अप्लायंस है ये फीचर सेट है, इसमें इतनी थ्रूपुट्स हैं, इतने इंटरफेसेस हैं। अब हम आ जाते हैं कि थोड़ा सा सोल्यूशन को ब्रीफ करने के लिए कि जी सोल्यूशन वाई सोफोस। आपने सारी चीजें तो बता दी, लेकिन मैं सोफोस क्यों खरीदूं, ऐसा क्या खास है सोफोस के अंदर? तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चीजों की डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा एक मार्केट के एक वेंडर की कंपटीशन के हवाले से चीजों को थोड़ा सा लेके चलता हूँ। देखें, अगर आप सोफोस के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो सोफोस में मैंने आप सबसे पहले बताया कि जी हाँ, सोफोस वो वाइड प्रोडक्ट है जो बेसिकली डीपीआई इंजन बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करी, जो हमारा बेसिकली एक्सट्रीम आर्किटेक्चर है, जो अदर वेंडर के पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्यूशन को फाइनेंशियली हवाले से भी देखते हैं, फीचर सेट के हवाले से भी देखते हैं कि भाई सोफोस अदर वेंडर के मुकाबले में कहाँ खड़ी हुई है, फीचर वाइज, सर्विसेज वाइज, कॉस्ट के वाइज क्या डिफरेंशिएशन है। इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि मार्केट में अगर हम बहुत सारे यूजर हो सकते हैं कि फॉर्टिनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वहां से लेके चलते हैं।
अगर सोफोस की फायरवॉल किसी कस्टमर को हम प्रपोज करते हैं तो डिफरेंशिएशन में अगर हम अदर वेंडर की बात करते हैं लाइक फोर्टिनेट की कर लेते हैं, तो हम जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी ठीक है, आप सोफोस की फायरवॉल के पास अपने पास लगा लें, और साथ में कॉम्पिटिटर में आप अगर फोर्टिनेट की प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो दोनों में डिफरेंशिएशन क्या स्टार्ट होती है। हम कहते हैं कि जी सोफोस की फायरवॉल आप लगाएं, फ्यूचर में आप कहते हैं कि जी मैं सोफोस की फायरवॉल तो लगा लेता हूँ, लेकिन मुझे अपने नेटवर्क पे हार्डवेयर के बेस पे रिडंडेंसी चाहिए। जब हम हार्डवेयर के बेस की रिडंडेंसी कहते हैं तो वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 अप्लायंसेस और 2 लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेम चीज अगर हम दूसरे वेंडर की प्रोडक्ट की तरफ देखें तो वो भी यही कहता है कि ये 2 हार्डवेयर और 2 लाइसेंस चाहिए होगा रिडंडेंसी में। सोफोस कहता है यार आपको अगर रिडंडेंसी चाहिए और मैं अगर एक्टिव पैसिव में आपको सोल्यूशन देता हूं, मैं एक्टिव पैसिव की बात कर रहा हूं, एक्टिव पैसिव में सोल्यूशन देता हूं, तो आप 2 हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक लाइसेंस को इस्तेमाल करें। वो एक लाइसेंस आपके दोनों हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल होगा और एक साथ चलेगा। अगर एक हार्डवेयर डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो लाइसेंस दूसरे अप्लायंस के ऊपर टेक ओवर हो जाएगा। लेकिन फोर्टिनेट की तरफ हम देखते हैं तो यही सवाल अगर हम फोर्टिनेट से करते हैं तो फोर्टिनेट कहता है कि नहीं भाई, आप चाहे सोल्यूशन एक्टिव एक्टिव पे लगा लें चाहे आप एक्टिव पैसिव पे लगा लें, आपने 2 हार्डवेयर और 2 लाइसेंस ही खरीदने होंगे। तो यहाँ सोफोस बोलता है जी एक लाइसेंस में आपका काम हो जाएगा, 2 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब कस्टमर का मसला ये होता है कि हर साल एक रिन्यूअल, एक फाइनेंशियल कॉस्ट है उसकी। तो यहाँ फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या डिफरेंशिएशन आई पहली कि सोफोस की फायरवॉल का जो लाइसेंस रिन्यूअल है वो साल में एक होगा, लेकिन फोर्टिनेट की तरफ देखेंगे तो आपको वो 2 लाइसेंस करने पड़ेंगे रिन्यू। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात आगे चलती है जी ठीक है सोफोस की फायरवॉल ले ली, इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास जो सोफोस हम लेंगे। हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं ठीक है, सोफोस का जब आप सोल्यूशन खरीदेंगे तो सोफोस में आप नॉर्मली हम देख रहे थे पेंडेमिक की कंडीशन थी मार्केट में, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और हर दूसरे बंदे को वीपीएन रिमोट सर्विसेज चाहिए थी घर से बैठकर रिमोट वीपीएन की। तो सोफोस ने जो हमारी वीपीएन की सर्विसेज हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट, चाहे वो एसएसएल हो चाहे वो आईपी सेक हो। अब अगर मैं कहता हूँ कि जी मार्केट में फोर्टिनेट की हम बात करते हैं जो फोर्टिनेट कंपटीशन में खड़ा है, वो कहते हैं जी आईपी सेक रिमोट वीपीएन की सर्विसेज जो हैं अगर किसी कस्टमर को चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जी पेंडेमिक में रिमोट पे यूजर बैठ के काम कर रहे थे और तमाम यूजर वो आईपी सेक रिमोट वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड थे, तो फोर्टिनेट ने कहा कि भाई 10 वीपीएन तो मैं आपको रिमोट वीपीएन फ्री दे दूंगा आईपी सेक के, लेकिन अगर आपको 10 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है 50 100 200 तो आपको उसका सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। वही कस्टमर सोफोस के पास आता है और सोफोस से कहता है कि भाई मेरे 100 कस्टमर है 200 कस्टमर है और मैं इसके लिए रिमोट वीपीएन यूज करना चाह रहा हूँ, बताओ तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। तो सोफोस कहता है मेरे पास 0 वैल्यू में खड़ा हुआ है सोल्यूशन, यानी तुमने जो पहला लाइसेंस खरीदा है उसके अंदर तमाम चीजें मैंने फ्री कर दी है तुम्हें, लेकिन फोर्टिनेट के बाद जब जाते हैं फोर्टिनेट कहते हैं 10 के बाद आपको हर साल एक लाइसेंस लेना पड़ेगा आईपीसेक रिमोट वीपीएन के, रिमोट वीपीएन यूजर्स के लिए। सोफोस में यहाँ फ्री हो जाता है। अब हम लाइसेंस को दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि सोफोस अपने एक ही लाइसेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, फोर्टिनेट के 2 अप्लायंसेस के 2 लाइसेंस आ गए, एक रिमोट वीपीएन का लाइसेंस साथ में एड ऑन हो गया। अब फिर एक और चीज पर आ जाते हैं, फायरवॉल के लाइसेंस रिमोट वीपीएन, बहुत सारे कस्टमर की ख्वाहिश आती थी जी हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज को इस्तेमाल करें, ठीक है, जिनको हम नॉर्मली कहते हैं कि जी वन टाइम पासवर्ड की सिक्योरिटी भी एक तो नॉर्मली आपके जो एडी सर्वर के इंटीग्रेशन है यूजर ऑथेंटिकेट होकर आता है नेटवर्क पे कनेक्ट होता है, लेकिन आप कहते हैं जी मजीद सिक्योरिटी इनहांस करनी है, मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर जो वो ऑथेंटिकेट हो 2 फैक्टर के साथ। तो सोफोस के अंदर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फीचर अवेलेबल है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, यही सवाल दोबारा फोर्टिनेट के लेके चले जाते हैं, हाँ भाई तुम्हारे पास भी फोर्टिनेट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलता है बिल्कुल है, लेकिन मुझे इसकी वन टाइम कॉस्ट आपको कस्टमर को बेयर करनी पड़ेगी। या बहुत सारे ऐसे वेंडर जो 2 फैक्टर देते हैं उनकी रिन्यूअल ईयरली बेसिस पर होता है, वन टाइम कॉस्ट नहीं होती। लेकिन सोफोस की जब कस्टमर देखता है तो सोफोस को कहता है कि भाई इसका क्या स्टेटस है, तो सोफोस कहता है ये भी 0 वैल्यू में है मेरे पास, ये भी फ्री में ले लो। अब बात क्या है, जब हम दोबारा फोर्टिनेट को कैलकुलेट करते हैं, सोफोस एक लाइसेंस पे खड़ा हुआ है तमाम फीचर्स के साथ, फोर्टिनेट 2 अप्लायंस के 2 लाइसेंस, रिमोट वीपीएन के लाइसेंस प्लस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लाइसेंस, का मतलब है 4 लाइसेंस, कस्टमर को 4 लाइसेंस की कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है सोफोस के एक लाइसेंस के मद में। अब बात यहाँ और मजीद नीचे हम ले जाते हैं कि जी और क्या ऐसा है इसके अंदर। सोफोस कहता है जी ये बॉक्स तो आप खरीद रहे हो, रिपोर्टिंग का क्या होगा। हर कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि यार मैं जब एक सोल्यूशन को खरीदने के लिए जा रहा हूं तो मेरे पास एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट मौजूद हो यूजर्स के हवाले से कि यूजर सारा दिन क्या कर रहा था, कौन से यूजर ने कितनी बैंडविड्थ इस्तेमाल की, कौन सी वेबसाइट पे किया, कितना सर्विसेज यूज की, क्या यूटिलाइजेशन हुई, कितना बैंडविड्थ को यूटिलाइज किया, जो कोटा साइन हुआ था, जो मैंने ट्रैफिक शेपिंग के थ्रू सर्विस एलोकेट की थी यूजर को या बैंडविड्थ मैनेज की थी,
तो वो उसका स्टेटस क्या, मतलब एक डीप एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ कि कितने थ्रेड आए, कितने मैलवेयर्स आए, कहाँ अटैक जनरेट हुए। लेकिन आप कहते हैं कि जब मैं एडवांस रिपोर्टिंग की बात करने के लिए कस्टमर से आता हूँ, तो सोफोस कहते हैं कि भाई मैं एडवांस रिपोर्टिंग भी तुम्हें दूंगा, कुछ नहीं नया लगाना तुमने, मेरे डब्बे के अंदर एडवांस रिपोर्टिंग मौजूद है, ठीक है, डीप एनालिसिस रिपोर्ट मौजूद है, कोई सेपरेट बॉक्स नहीं खरीदना तुम्हें, कोई सेपरेट वीएम इंस्टॉल नहीं करनी है, सिंगल डैशबोर्ड पे रहते हुए जीरो वैल्यू के साथ तुम्हें एडवांस रिपोर्टिंग भी मिल जाएगी। लेकिन वही कस्टमर ख्वाहिश लेकर आता है फोर्टीनेट के पास कि भाई मुझे एडवांस रिपोर्टिंग दे दो, मुझे डीप एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, तो फोर्टीनेट कहता है भाई मेरे करंट फायरवॉल में तो नहीं है, तुम एक काम करो फैटी एनालाइजर खरीद लो, तो तुम्हें डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगी। अब सोफोस जब आप वैल्यू का काउंट करें तो सोफोस अभी तक एक ही लाइसेंस पे खड़ा हुआ है, एनालाइजर के साथ, रिमोट वीपीएन के साथ, आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ। लेकिन जब फोर्टीनेट की बात आई तो फोर्टीनेट पहले ही 2 डब्बों के साथ 4 लाइसेंस ले रहा था। उन 4 लाइसेंस के साथ साथ उसने कहा कि जी एडवांस रिपोर्टिंग के लिए आपको एक डब्बा लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 3 हार्डवेयर हो गए। अब जब वो डब्बा लगाया तो उसकी लाजमी सी बात है कि सालाना रिन्यूअल कॉस्ट भी है आपको, तो यहाँ 3 डब्बे और 5 लाइसेंस की कस्टमर को कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। सोफोस अभी तक अपने 2 डब्बों के साथ सिर्फ एक लाइसेंस पे खड़ा हुआ है, जिसकी हम मिसाल ऐसे दे लेते हैं कि सोफोस कहता है जी $5000 में मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, विद लाइसेंस। लेकिन फोर्टीनेट के पास जब आते हैं तो फोर्टीनेट कहता है कि जी 2 डब्बे के साथ $10,000 का लाइसेंस होगा, 2 रिमोट वीपीएन मुझे चाहिए तो उसका $1000 आप और ऐड कर लें, यानी $11,000 हो गए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए वो भी $1000 का दूंगा, तो $12,000 हो गए। अब आता है जी एनालाइजर, जो एडवांस रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे थे। अब वो कहते हैं जी एनालाइजर भी $5000 का खाली डब्बा है, ₹2000 की सब्सक्रिप्शन है उसकी, तो जो चीज $12,000 में खड़ी थी वो 5000 और ऐड किए तो वो $17,000 पे चली गई। फिर उसका 1 साल का रिन्यूअल आपने ऐड करा दी जो $2000 का था, 17 यानी $19,000। वो $19,000 का जो पूरा सोल्यूशन बना, सोफोस ने उसके कंपैरेटिवली आपको $5,000 में वही तमाम सिक्योरिटी फीचर, वही सर्विसेज सब फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिंगल बॉक्स में ऐड करके दे दी। तो यहाँ कस्टमर का बेनिफिट ये है कि जब वो सोल्यूशन को प्रोक्योर करने जा रहा है तो वो टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों चीजों को फोकस कर रहा होता है, फिर उसके बेनिफिट्स को देख रहा होता है। तो मार्केट में सोफोस की जो प्रोडक्ट की सर्विसेज है, फीचर वाइज, कॉस्ट वाइज, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, कस्टमर के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। कंपटीशन में लाइक मैं अगर बात करूं फायरवॉल की सर्विसेज फीचर सेट्स की, तो सोफोस की फायरवॉल में जो फीचर सेट है वो बेसिकली नेटवर्क प्रोटेक्शन की सर्विसेज है, जिसमें आपकी आईपीएस और आईडीएस की सर्विसेज आती है। आईपीएस आईडीएस की सर्विसेज के बाद आता है वेब प्रोटेक्शन का लाइसेंस, जो वेब प्रोटेक्शन की सर्विसेज जिसमें आपकी वेब कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस की सर्विसेज। अच्छा, सोफोस का जो एंटीवायरस है वो भी इन बिल्ट जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, हमारे पास ड्यूल एंटीवायरस की सर्विस है सोफोस की फायरवॉल के अंदर। अदर वेंडर के पास ड्यूल एंटीवायरस नहीं है, सोफोस का अपना एंटीवायरस एक अवीरा की सर्विस है। कस्टमर चाहे तो उन दोनों सर्विसेज को एक वक्त में इस्तेमाल कर सकता है, एंटीवायरस को चाहे तो एक सिंगल इस्तेमाल कर सकता है, वो हमारी वेब प्रोटेक्शन का पार्ट है। अच्छा, ये फायरवॉल जो सोफोस की मैं आप दे रहा हूँ ये खाली यूटीएम बेस्ड फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल तो है। यूटीएम की सर्विसेज जिसकी हमने बात की कि नेटवर्क और वेब प्रोटेक्शन, इसके अलावा फर्दर एड ऑन के ऑप्शन है। आप सोफोस की फायरवॉल को एज अ ईमेल सिक्योरिटी गेटवे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेडिकेटेड, ठीक है, और एज अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में जब मैंने आपसे फोर्टीनेट की, जैसे मैं इसलिए कंपैरिजन की बात कर रहा था, जब आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की बात करेंगे ना फोर्टीनेट से, और से कहेंगे जी मुझे डिफरेंट किस्म के जो अटैक्स आते हैं, जो मेरी क्लाउड पे एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई है, इंटरनेट के लेयर के ऊपर होस्ट हुई हुई है, जिसमें डीडॉस आ गया, स्क्रिप्टिंग अटैक आ गया, एचटीएमएल अटैक्स आ गए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक आ गए, तो उस सूरत में अगर फोर्टीनेट पे आप कहेंगे जी मुझे वेब एप्लीकेशन के फीचर बताओ, तो फोर्टीनेट कहेगा यार मेरे पास फायरवॉल में ये लिमिटेड फीचर है, इसके लिए भी आपको एक सेपरेट डब्बा खरीदना पड़ेगा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का। लेकिन सोफोस कहता है कि यार ये भी फीचर मेरे पास अवेलेबल है, जस्ट तुम सब्सक्रिप्शन ऐड कर लो, तुम्हें सिंगल बॉक्स के अंदर यूटीएम की सर्विसेज, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की सर्विसेज, ईमेल की सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की सर्विसेज, ये तुम्हें सिंगल एक बॉक्स में मिल जाएगी, सिंगल लाइसेंस के ऊपर। अब अगर मैं तमाम चीजों की कैलकुलेशन करूं यहाँ पर, तो सोफोस एक डब्बे पे एक लाइसेंस के साथ खड़ा हुआ था, कंप्लीट लाइसेंस के साथ, जिसकी कॉस्ट मैंने आपको बता दी कि $5,000 थी। फोर्टीनेट की जब आपने सोल्यूशन की प्रोक्योरमेंट शुरू की तो वो कम से कम $20-25,000 पे जा रही है। तो कस्टमर अपनी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल को देखता है, हार्डवेयर की एफिशिएंसी को देखता है कि भाई जो हार्डवेयर ले रहा हूँ ये एफिशिएंट है, कैपेबल है कि नहीं है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव कितना है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है इसकी। अच्छा, अब इस पे आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप उससे क्लियर कर सकते हैं।
आई होप आपका फायरवॉल जो हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा और पॉइंट जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। तो यहाँ थोड़ा हम एंड पॉइंट की तरफ आगे जाएंगे, लेकिन उसके आगे जाने से पहले आप मुझे थोड़ा आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरी है कि यार ये कैसे हम कैसे कोई भी आपका ऐसे कोई क्वेश्चन हो जो आपको जरूरी लगता है कि हमें पूछना चाहिए तो जरूर पूछें, ताकि हम जो है उससे फिर आगे आपको बता सकें। मोहम्मद शफी साहब आपने हैंड रेस किया है, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शफीक है, पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास जैसे फायरवॉल, मेरा एक सिनेरियो है, वो मैं उस पे भाई की जरा एक्सपर्ट राय लेना चाह रहा था। अभी मेरे पास 2 फायरवॉल सपोज की चल रही हैं 2 डिफरेंट साइट्स के ऊपर, और हम उसको HA मोड में कन्वर्ट अब जो है ना करना चाह रहे हैं। तो ठीक है। मेरे पास जो है ना इसका जो अब, क्योंकि मेरे 3 आपका 2100 जो है, और सॉरी 3100 जो है ना, अब लेटेस्ट मॉडल आ गया वो उसकी जगह पर। ये 3100 आ गया जी, अभी जो XGS जिसे आप कह रहे हैं, मेरे पास जी। पुराना मॉडल है। अच्छा, अब उसमें जैसा से आपके पास 310 का मॉडल चल रहा है, आई थिंक 310 मेरे पास चल रहा है। तो जी। अब मेरे ज़हन में ये था कि जब हम HA की बात कर रहे होंगे तो मैं दोनों अभी जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर हैं उनको जी। एक साथ इकट्ठा कर दूंगा, और 2 हार्डवेयर मैं अलहदा से खरीद लेता हूँ। ठीक है। और 2 लाइसेंस तो ऑलरेडी हैं, जो कि मैंने 3 साल की सब्सक्रिप्शन मैंने ऑलरेडी खरीदी हुई है। जी जी। तो मुझे जो इस पे बताया गया वो कहते हैं जी नहीं, आपको जो है ना 2 उस नई जो फायरवॉल खरीदेंगे आप, उसके साथ आपको उसका लाइसेंस भी दोबारा से लेना पड़ेगा। देखें, तो काइंडली इसको इस सिनेरियो को देखें, हम इस तरीके से ले लेते हैं कि देखें, अगर आपने करंट अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर लाइसेंस आपके पास एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट हो रही है चेंज, ठीक है, यानी आप 310 से 3100 की तरफ आ रहे हैं और आप नई लोकेशन के लिए नई अप्लायंस को देख रहे हैं। हम इसको सारा ले लेते हैं। यहाँ पर यह है कि सोफोस से हम आप ऐसे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आप ऐसे ना देखें ना, मैं तो देखिए इसको HA करने की बात कर रहा हूँ। मैंने मैनेजमेंट से बात की कि जी हमें HA की फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। वो एग्री किया उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आप इसकी हार्डवेयर की कॉस्ट लें। जब मैं हार्डवेयर की कॉस्ट के लिए गया तो उन्होंने कहा नहीं, आपको क्योंकि ये अब जो है ना 310 नहीं अवेलेबल, इसका नया मॉडल अवेलेबल है। तो मैंने कहा चले ठीक है, उसकी चले उसको हम ये कर लेंगे, दोनों को एक जगह पर कर देंगे जो पुराने मॉडल्स हैं, और इन 2 को कर देंगे। और जो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मैं खरीद चुका हूँ और वो 3 इयर्स है, तो इसका मतलब या तो ये है कि मैं अब दोबारा लाइसेंस के साथ हार्डवेयर खरीदूं, या मैं 3 साल तक वेट करता रहूं कि जब मेरी एक्सपायरी होगी सब्सक्रिप्शन की। अदरवाइज मैनेजमेंट तो कभी भी अलाउ नहीं करेगी, यार आप तो हार्डवेयर खरीद रहे थे, अब आप आगे से जो है ना वो नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे साथ ना मेरी सेल्स की टीम भी मौजूद है, मुनीम जो इसको हेड करते हैं। तो मुनीम, थोड़ा सा आप अपना जरा इनपुट दें इस हवाले से जो शफीक साहब की क्यूरी है। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आपका जो कंसर्न है बिल्कुल वो यही है कि अगर आप इसको इस टाइम पे आपने क्योंकि रिन्यूअल करवाया है 3 साल का, और उसके बाद अगर आप अब इसको HA में लेके जाना चाहते हैं तो आपका जो एक लाइसेंस है वो तो उस पर एडजस्ट हो जाएगा, जो दूसरा लाइसेंस है 310 पे वो आपका दाया चले जाएगा। एग्जैक्ट यही कंसर्न है आपका? नहीं, देखिए 2 लाइसेंसेस हैं मेरे पास 310 के इस वक्त, ठीक है। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया हूँ। देखें, आप देखें डिफरेंट साइट्स पर चल रही हैं, 310 है, ठीक है, XG 310 पे आपने लगाए हुए हैं लाइसेंसेस, ठीक है। आप जब XGS 3100 पे रिकवर करेंगे तो वो बिल्कुल एक अलग मॉडल है, ठीक है। अब जो 310 की सब्सक्रिप्शन है वो कंपेटेबल नहीं है XGS 3100 के साथ। अगर एक हमारे पास क्यूरी ये भी आती है कि क्योंकि आप 310 अब नहीं दे रहे हैं तो हम HA के अंदर 3100 ले लें, उसको क्लस्टर कर लें, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल अलग है। अब बात ये आती है कि अब आप इसको HA में कर लेते हैं तो कोई एक लाइसेंस जरूरी होता है, 2 लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपने जो 3 साल का दूसरा लाइसेंस दिया हुआ है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि आपको 3100 लेने के लिए HA में लेंगे तो आपको एक लाइसेंस वहां ले लेंगे, वो पूरा पैकेज अलग हो गया 3100 का। इसका जो लाइसेंस है उसका क्या होगा? आपका ये कंसर्न है? बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है। यही है। देखें, इसके ऊपर हम स्पेशल केसेस में सपोज तो हम रिक्वेस्ट डालते हैं और बोलते हैं कि ये अपग्रेडेशन केस है, सपोज हमें यहाँ पे क्या कंपनसेट कर सकता है, तो वो पूरा केस पूरा प्रिपेयर होकर आगे जाता है सपोज के बाद। उसके बाद वर्किंग करते हैं, वहां से जो भी अप्रूवल और या रिजेक्शन आती है वो हम बाद में शेयर करते हैं।
तो आप ये जो केस है आपका जो वेंडर है उसके जरिए आप इनिशिएट कर ले, उस पर बिल्कुल वर्किंग करके पर्सनली मैं देख के आपको मैं इंटीमेट करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। चलिए ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि वो ऐसा फील हो रहा था कि या तो मैं अब इस स्टेज के ऊपर इसको एचए में लेकर नहीं जा सकता, या फिर मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। हम बिल्कुल इसको हम देख लेंगे। 3 साल की आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप फिर ये सोचिए 3 साल लेके तो मैं फंस गया, 1 साल ही ले लेता, तो बिल्कुल हम ऐसा फील नहीं कराना चाहते हैं आपको। इसको हम बिल्कुल से इसको प्योरली डिस्कस करके आपसे बल्कि आपको मैं इस वेबिनार के बाद मैं सुबह से इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर आपको पार्टनर के जरिए आप क्यूरी इनिशिएट करवाते हैं, आपको इंशाल्लाह पर्सनली एंगेज होकर मैं आपको यहाँ पे अपडेट देता हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो रेज किया है मोहम्मद यूनुस ने, तो उनसे हम आपका जो क्वेश्चन किया, विच लेवल ऑफ वेब प्रोटेक्शन इज बिल्ट इन सोफोस, तो इस पे हम थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए, जो सोफोस में बिल्ट इन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है वो मिड लेवल की वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, ठीक है। जिस कस्टमर की बेसिक नीड है, बेसिक नीड से मुराद ये देखें, डेडिकेटेड वेब का मतलब ये होता है कि एक एडवांस सर्विसेज के साथ आपके पास पूरा एक सेंट्रल डैशबोर्ड हो जिसमें आप डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज को मैनेज कर रहे हो, डिफरेंट किस्म की यूआरएल्स के पैचेस को सेट कर रहे हो, पैटर्न्स के लेवल पर हो, बॉट की सर्विसेज हो, डीडॉस हो, आपके पास एटीपी की सर्विसेज हो, एक मतलब मैसिव अमाउंट में आपका मैसिव लेवल की एक मैनेजमेंट हो वेब की, ठीक है। अगर आपकी एक बहुत ज्यादा मैसिव लेवल की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वहां आपको डेडिकेटेड वेब पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मेरी बहुत ज्यादा एडवांस रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कहता हूँ कि मैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को क्लाउड पे पब्लिश करने जा रहा हूँ, मुझे डिफरेंट किस्म के जो थ्रेड्स और अटैक्स आते हैं उसकी प्रोटेक्शन चाहिए, वायरस की सर्विसेज से प्रोटेक्शन हो, उसके अंदर जो एप्लीकेशन हो, मेरी लाइब्रेरी जो चल रही है वो प्रोटेक्टेड हो, डीडॉस से प्रोटेक्शन मिल जाए, क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक से प्रोटेक्शन मिल जाए, प्लस मेरे जो मल्टीपल सर्वर उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट चल रहे हैं उन तमाम सर्वर की लोड बैलेंसिंग भी हो जाए। तो ये तमाम जितने भी फीचर सेट हैं ये सोफोस की फायरवॉल कैटर करती है। लेकिन अगर इससे हटकर आप एडवांस सर्विसेज की बात करें तो उसके लिए फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेडिकेटली हमारा बैराकोडा का सोल्यूशन है वेब का, आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को देखें। बेसिक नीड के लिए आप वेब को यूज कर सकते हैं सोफोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद इत्तिशाम साहब का, वो पूछ रहे हैं कि इज देयर बंडल विद फायरवॉल एंड एंडपॉइंट प्रोटेक्शन, इसका आंसर देते हैं आपको। देखिए, फायरवॉल के अंदर जो है ना इन बिल्ट, अगर नेटवर्क लेयर की मैं प्रोटेक्शन की बात करूं तो मेरी नेटवर्क लेयर के अंदर सोफोस की फायरवॉल में वेब प्रोटेक्शन के लाइसेंस के अंदर एंटीवायरस की सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूड है जो नेटवर्क लेयर पे काम करती है। जो मैंने शुरू में कहा था कि उसमें ड्यूल एंटीवायरस अवेलेबल है, सोफोस का अपना एंटीवायरस है और एक अवीरा के एंटीवायरस की सर्विसेज मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे एप्लीकेशन पे लेवल पे सर्वर या यूजर के लेवल पे एंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट है तो वो सेपरेट सोल्यूशन है, उसको हम अभी थोड़ा सा आगे चल के ब्रीफ मैं आपको करूंगा। प्लस हमारा वो जो एंटीवायरस का सोल्यूशन है जो एप्लीकेशन लेवल पे इंस्टॉल्ड होने जा रहा है या हो रहा है वो हमारी सोफोस की फायरवॉल के साथ रियल टाइम सिंकिंग के थ्रू यानी सिंक्रोनाइज हार्टबीट की सूरत में आपस में इंटीग्रेट हो जाता है और वो सोल्यूशन आपस में रियल टाइम जितने भी थ्रेड्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो फायरवॉल लेवल पर एंड पॉइंट है उसमें तो कोई आपको एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो आपके नेटवर्क लेवल की प्रोटेक्शन कर रहा होगा, ट्रैफिक आ रहा है जो जा रहा है यूजर लेवल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंड यूजर की फायरवॉल की बात करता हूं जिसको हम एंटीवायरस प्योर सोल्यूशन कह रहे हैं, जो एजेंट बेस्ड सोल्यूशन होगा, जो आपके यूजर के सिस्टम की 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा होगा एप्लीकेशन लेवल पे, तो वो एजेंट आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो हमारा सेपरेट सोल्यूशन है। थैंक यू शक्कर साहब। हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के भी क्वेश्चंस हैं और तो वो अपना चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसको आंसर कर देंगे। तो हम मूव करते हैं अपना जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन इंटरसेप्ट एक्स का, उसकी जाने हम बढ़ते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं फिर हम। अच्छा, सोफोस में मैंने जैसे कहा कि जी सोफोस पिछले 11 साल से मार्केट में एज अ लीडर प्रोडक्ट काम कर रही है और एज अ लीडर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि सोफोस की जो मार्केट है उसके मुकाबले में अदर वेंडर और सर्विसेज में डिफरेंशिएशन क्या है, सोफोस का सोल्यूशन एंड पॉइंट के हवाले से कहाँ पर खड़ा हुआ है। अच्छा, सोफोस का जो सोल्यूशन है वो 2 से 3 तरह की सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। शुरू में तो कहा कि डिफरेंशिएशन ये है कि अगर आपको एंड यूजर का सिस्टम है
उसके लिए अगर कोई एंड पॉइंट की सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो उसका हमारा एंड पॉइंट का जो सोल्यूशन है वो सेपरेट है, यानी उसका सेपरेट एजेंट इंस्टॉल्ड होता है। अगर सर्वर में कोई एंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, वहां पर सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो वहां हमारा सर्वर का जो लाइसेंस है वो सेपरेट है। उसकी वजह ये है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देख लें कि मार्केट में बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो सोल्यूशन में कहते हैं कि जी आप एक ही एजेंट लें जो आपके एंड यूजर के सिस्टम पे भी चलेगा और आपके सर्वर के ऊपर भी चलेगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल कस्टमर से ही होता है कि भाई ठीक है, तुम वो एजेंट लेके इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन अगर मेरा एक एंटीवायरस का सोल्यूशन जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड यूजर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होता है, लाइक विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, क्या उसके फीचर सेट और सर्वर के फीचर सेट, चाहे वो विंडोज सर्वर हो चाहे वो लिनक्स बेस हो, क्या दोनों के फीचर सेट एक जैसे हैं? नहीं। उसकी वजह यह है कि जब सर्वर की बात करते हैं तो उसमें एडवांस फीचर सेट की मैनेजमेंट आ जाती है। फर्ज करते हैं कि जो भी वेंडर XYZ थर्ड पार्टी कहता है कि जी ये एंटीवायरस की सर्विस ले ले जो आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगी, यूजर पे भी हो जाएगी, लेकिन उसकी कैपेसिटी कि वो 10 फीचर सेट को एंड यूजर के सपोर्ट करेगी और वही 10 फीचर जो है वो आपके सर्वर को भी सपोर्ट करेगी, लेकिन जो बकाया सर्वर में 20 फीचर मौजूद थे उसकी प्रोटेक्शन का क्या होगा? तो कस्टमर इस चीज को फोकस नहीं करते। तो इसलिए सोफोस ने इस चीज को देखते हुए कहा कि नहीं भाई, जो एंड यूजर का सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है बिल्कुल, और उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसका एजेंट जो वो सेपरेटली इंस्टॉल्ड होगा, और जो सर्वर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके फीचर सेट के हिसाब से एक सेपरेट एजेंट इंस्टॉल्ड होगा जो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या मौजूद है? अच्छा, सोफोस का जो सोल्यूशन है हमारे पास एंटीवायरस सोल्यूशन के साथ साथ रैंसमवेयर की प्रोटेक्शन भी अपने एंटीवायरस सोल्यूशन के अंदर इनबिल्ट मौजूद है। अच्छा, जो हमारा पहला सोल्यूशन आता है वो इंटरसेप्ट एक्स का आता है, जो बेसिकली एसेंशियल वे सोल्यूशन हम कहते हैं नॉर्मली जिसको। अच्छा, ये सोल्यूशन हमारे एंड यूजर और सर्वर्स के लिए भी अवेलेबल होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसमें पहले से प्री डिफाइंड कुछ पॉलिसीज होती हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जस्ट क्लिक करके ऑन एंड ऑफ कर सकता है, उसमें कुछ पॉलिसी मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस आती हैं, लेकिन ये उन यूजर्स के लिए जिनको बहुत ज्यादा वो टेक्निकल नहीं है और उनको मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं या नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो हम एक प्री डिफाइंड पॉलिसी बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जिसको हम एसेंशियल बेस कहते हैं। अच्छा, लेकिन सिक्योरिटी जितनी भी है बाय डिफॉल्ट उसमें एडवांस ऐसा नहीं है कि वो बहुत लो किस्म की सिक्योरिटी होती है, मैनेजमेंट उसकी कंट्रोल कम होता है, लेकिन सिक्योरिटी जो उसके ऊपर प्री डिफाइंड पहले से मौजूद है, रोल बने हुए होते हैं, वो एडवांस सिक्योरिटी के ही होते हैं। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि यार मैं एंड पॉइंट का सोल्यूशन ले रहा हूँ और वो सोल्यूशन मेरे पास पूरी कमांड एंड कंट्रोल के साथ होना चाहिए, मैं जिस किस्म की पॉलिसीज बनाना चाहूँ उसको कस्टमाइज करना चाहूँ जो पहले से प्री डिफाइंड पॉलिसीज हैं, तो मुझे इस तरह का कोई सोल्यूशन दो। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को सोफोस इंटरसेप्ट एक्स एडवांस का सोल्यूशन देते हैं। अच्छा, मेरा एसेंशियल और इंटरसेप्ट एक्स एडवांस का जो सोल्यूशन है उनमें मैंने कहा कि जी इंटरसेप्ट एडवांस के अंदर प्री डिफाइंड पॉलिसी के साथ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, पॉलिसी मल्टीपल बनाने का ऑप्शन है, जिसमें आप यूजर बेस्ड पॉलिसीज बना सकते हैं, ग्रुप बेस्ड पॉलिसी बना सकते हैं, आप सर्वर बेस्ड पॉलिसीज बना सकते हैं, सिंगल डैशबोर्ड पे रहते हुए कि एक यूजर पे आपने थ्रेड बेस्ड पॉलिसी बना दी, आईपीएस बेस्ड पॉलिसी बना दी, फिल्टर बेस्ड पॉलिसी बना दी, डीएलपी बेस्ड पॉलिसी बना दी, डिवाइस कंट्रोल बेस्ड पॉलिसी बना दी। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट वाइज आप चाहते हैं कि मैं हर यूजर या ग्रुप के लिए डिफरेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करूं, लाइक एंटीवायरस से रिलेटेड या रैंसमवेयर से प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो आप इंटरसेप्ट एडवांस के सोल्यूशन में वो पॉलिसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एंटीवायरस और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी रैंसमवेयर की प्रोटेक्शन, में रैंसम का भी थोड़ा सा आगे जाके आपको ब्रीफ करूंगा, अभी मैं सिर्फ सोल्यूशन की डिफरेंशिएशन बता दे रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ये तो इंटरसेप्ट एक्स की हमने बात कर ली, और हमारे जो सोल्यूशन है वो मार्केट में एमजीआर की एफिलिएटेड सर्विसेज हो गई, चाहे आपका ये बिजनेस एसएमबी बिजनेस ट्रिपल ए की कंपटीशन की बात कर लें, या फॉरेस्टर की रिपोर्ट की बात कर लें, या गार्टनर्स की बात कर लें, या एनएसएस लैब की रिपोर्ट की बात कर लें, इन तमाम रिपोर्ट्स के अंदर सोफोस का पिछले 11 साल से टॉप रैंकिंग के ऊपर चल रहा है। अच्छा, जो सोफोस का हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन है वो बेसिकली एक्सडीआर का सोल्यूशन है, यानी एक्सटेंडेड डिटेक्शन रिस्पांस के हवाले से। इसके भी जो सोल्यूशन के एजेंट्स हैं वो फायरवॉल सर्वर के लिए अलग है और एंड यूजर के लिए सिस्टम के लिए अलग है। अच्छा, हम यहाँ जब सर्वर्स की बात कर रहे हैं तो सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और विंडोज, ये हमारा जो सर्वर बेस्ड एजेंट है सोफोस का वो इनको कंट्रोल करता है। लेकिन एंड यूजर की जब हम बात करते हैं तो एंड यूजर के लेवल पे
विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ओएस की जो सपोर्ट है वो सोफोस के एंड पॉइंट पे अवेलेबल है। अच्छा, अब बात आती है कि जी एक्सडीआर में ऐसा क्या है जो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट क्या है। अच्छा, ये मैनेजमेंट किसे मुराद ये है कि जब सोफोस के हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और एक्सडीआर की बात करें तो एक्सडीआर बेसिकली कर क्या रहा है। जब सोफोस का एक्सडीआर किसी कस्टमर के पास इंस्टॉल्ड होता है, देखिए मार्केट में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ा पेन एरिया ये होता है कि वो अपने नेटवर्क में कोई ऐसा सोल्यूशन लगा ले जो उसके नेटवर्क को डिटेल्ड एनालिसिस करके एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करे, ठीक है, जिसके अगेंस्ट उसको अपने पूरे नेटवर्क की स्क्रूटनी करनी पड़ती है। तो सोफोस कहते हैं कि यार आप एक्सडीआर बेसिक सोल्यूशन लगा लो, यूजर के सिस्टम में या नेटवर्क से रिलेटेड जो भी थ्रेड्स आ रही होती है उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास डीट जो है रिपोर्ट्स मौजूद होती है। और अगर तुम्हारे नेटवर्क में किसी भी किस्म का अटैक आ रहा है, थ्रेड्स आ रहे हैं, मेलवेयर्स आ रहे हैं और तुम उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चाह रहे हो, थ्रेड्स को रोकना चाह रहे हो एज अ सपोर्टिंग गाय हम कह ले तरीके से, तो वो सोफोस के एक्सडीआर के अंदर वो सपोर्ट अवेलेबल है। वो किस तरीके से कि सोफोस का जो सोल्यूशन है वो एंटीवायरस की सर्विसेज, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन के साथ साथ थ्रेड हंटिंग का भी एक ऑप्शन दे रहा है जो एक्सडीआर के अंदर अवेलेबल है। यानी कस्टमर अपने पास जब सोल्यूशन को नेटवर्क पे इंस्टॉल कर लेता है, इंस्टॉल करने के बाद उसके पास अगर एक अननोन थ्रेड आ रहा है नेटवर्क पे या कोई ऐसा थ्रेड आ रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे मौजूद नहीं थी या एडमिनिस्ट्रेटर उसको नहीं देख पाया, तो बैकएंड पे जो सोफोस की टीम बैठी हुई है जो बेसिकली थ्रेड हंटिंग का कार्ड कर रही है, वो तमाम यूजर्स के ऊपर जिन जिन ने एक्सडीआर की सर्विसेज ली हुई है उनकी 24/7 मॉनिटरिंग कर रही है, उसके नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंड पॉइंट को चेक कर रही है, उसके फायरवॉल जो लगी हैं, उसके सर्वर जो लगे हैं, जो ईमेल की सर्विसेज लगी, यानी जितनी भी डाटा की सोर्सेज होती हैं जहां जहां वो सर्विसेज जा रही हैं उन तमाम चीजों की वो मॉनिटरिंग कर रही होती है। अच्छा, उसके साथ जब मॉनिटरिंग की बात आती है तो मॉनिटरिंग में थ्रेड हंटिंग के साथ साथ आपके पास डिफरेंट किस्म की सर्विसेज की यूटिलाइजेशन होती हैं, रूट कॉज एनालिसिस होते हैं। सर्विस की यूटिलाइजेशन से मुराद ये है कि वो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं कि जी ऑफिस में 100 यूजर्स बैठे हुए और 100 यूजर्स जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स को जाकर सर्विसेज को अवेल करते हैं, लेकिन वो जो यूजर जिन साइट्स पे जाते हैं वो साइट्स बहुत सारी नोन होती है और बहुत सारी अननोन होती है। अब जब नोन और अननोन की बात आती है तो यहाँ सबसे बड़ा थ्रेड ये होता है कि कई यूजर किसी XYZ ऐसी साइट पे ना चला जाए जहां पर कहीं जाकर कोई रैंसमवेयर ना अटैक आ जाए, उसको क्लिक करने के बाद वो एग्जीक्यूशन हो जाए, ना ट्रोजेंट आ जाए, ना मेलवेयर आ जाए या वॉर्म की ऐसी सर्विसेज ना आ जाए। तो सोफोस का जो बैकएंड पे जो पूरी लैब है वो एक्सडीआर के थ्रू इंटरकनेक्टेड है लाइव 24/7। बैकएंड पे तो थ्रेड हंटिंग की सर्विसेज चल रही है कि कोई ऐसा थ्रेड आ रहा है जो लाइव आ रहा है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके नेटवर्क पे आने से पहले रिमूव कर देती है। लेकिन जब यूजर की हम बात करें कि वो यूआरएल लेवल पे कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, तो यूजर जब उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जब खोलता है तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास तमाम वेबसाइट के आगे एक रैंकिंग आ जाती है कि यार ये जो 100 यूजर बैठा था, 10 साइट जो थी वो जो मैंने यूजर क्लिक किया वो गुड साइड में आ रही थी और दुनिया में इतने यूजर ने उसको यूज किया, उसका ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और ये साइट हार्मफुल नहीं है यूजर के लिए। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर डिफरेंट किस्म के थ्रेड्स हैं, मेरे का मेलवेयर्स है, ट्रोजन की सर्विसेज आ सकती हैं, जहां सिस्टम बिटलॉकर की सर्विस जिससे आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली उन वेबसाइट को जिसको यूजर क्लिक करता है उसको एक तो पहले खुलने नहीं देता, क्योंकि लैब में उसकी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है और बताता है कि कितने यूजर ने आकर उसको हिट किया और ये कितने टाइम से लोगों के नेटवर्क को हार्म करती हुई आ रही है। तो वो जो वेबसाइट की जिस कैटेगरी जो आपके सिस्टम को हार्म कर रही है तो उसको बैड साइड की कैटेगरी में लाता है, उसके अगेंस्ट एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट यूजर को फराहम करता है और बताते हैं कि भाई यूजर ने इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करो, मैंने रोक दिया और इसकी जो कैटेगराइजेशन आप देखना चाह रहे हैं तो ये रैंक में कहाँ खड़ी है, गुड साइड में खड़ी है, बैड साइड में खड़ी हुई है। तो ये बेसिकली एक्सडीआर के अंदर आता है। फिर आता है रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है, रूट कॉज क्या हो सकता है, उसका एनालिसिस क्या हो सकता है, डीप एनालिसिस रिपोर्ट किस तरह की जनरेट होती है। अब रूट कॉज की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि जी एक नेटवर्क में थ्रेड आ गया, लाइक मेलवेयर आ जाता है, ठीक है, और वो मेलवेयर आके एक यूजर के सिस्टम में बैठ गया। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे बड़ा पेन ये होता है कि यार वो जो नेटवर्क में थ्रेड आया है वो किस सिस्टम में आके बैठ गया और वो सिस्टम में बैठने के बाद मेरे नेटवर्क के और कितने सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर दिया उसने। जब हम रूट कॉज एनालिसिस की बात करते हैं, जब सोफोस में ये सोल्यूशन को हमने ऐड किया तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर का जो सिस्टम है जिसमें एक थ्रेड आ चुका था उसने उस थ्रेड को वहीं पर रोका, ठीक है, और मजीद एग्जीक्यूशन से रोक दिया। एग्जीक्यूशन के बाद उसने रूट कॉज एनालिसिस की एक बेसिकली पूरी रिपोर्ट दिखाई जो ग्राफिकल फॉर्म में होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास राइट होगा तो उसको व्यू कर सकता है। तो वो दिखाएगी कि यार ये पर्टिकुलर सिस्टम ए से मजीद कितने सिस्टम इफेक्ट हो रहे थे जिसको वो पेनिट्रेट कर रहा था।
सिस्टम बी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है। तो वो तमाम सिस्टम को एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएगा कि वो इंडियन सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, प्लस जो सिस्टम है उसमें कौन सी फाइल में जाकर वो बैठा हुआ है, किस फाइल में एक्सी है, टेक्स्ट फाइल है, पीडीएफ फाइल है, कहाँ बैठा हुआ है, वो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होने से रुक जाएगी। वो रिपोर्ट में फिर वो कहेगा जी अगर किसी सिस्टम के या नेटवर्क के किसी भी सर्वर की बात कर लें या एंड यूजर के सिस्टम की बात कर लें, वो जो थ्रेट था एग्जीक्यूट होने से पहले या तो डिटेक्ट होकर रिमूव हो जाएगा। अगर वो एग्जीक्यूट हुआ है और सोफोस ने उसको रोक दिया तो स्टिल वो वहीं रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटर को एक पॉपअप देगा कि भाई ये जो यूजर था इसके पास एक एक्टिविटीज था परफॉर्म हो गई है, इसको मैंने एग्जीक्यूट होने से रोक दिया है, और रोकने के बाद मैं इसको आइसोलेशन में डालना चाहता हूँ ताकि आप इसको एक डीप मॉनिटरिंग करें, इसको स्कैन करें, इस थ्रेड को रिमूव करें, देन मैं इस पर्टिकुलर यूजर को नेटवर्क का दोबारा पार्ट बना दूं। अदरवाइज नेटवर्क में जितने भी यूजर के सिस्टम बैठे हुए हैं कोई भी यूजर इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल्फ बेस आइसोलेशन भी होती है। ये आपकी जब फायरवॉल सोफोस की कनेक्ट होगी, एंड पॉइंट कनेक्ट होगा तो भी उस सूरत में हो सकता है, और स्टैंड अलोन अगर एंटीवायरस का सोल्यूशन सोफोस का चल रहा है तो भी ये उसके थ्रू पॉसिबल है, तो उसकी तमाम मैनेजमेंट वहां से हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो सोल्यूशन है बेसिकली वो हमारे पास, मैं बात करूं तो वो हमारे पास MTR की सोल्यूशन है, जो बेसिकली जिसको हम कहें कि जी मिटिगेट थ्रेड रिस्पांस के हवाले, मैनेज थ्रेड रिस्पांस के हवाले से है। अच्छा, मैनेज थ्रेड रिस्पांस से मुराद ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मैंने कहा कि उसका एक सबसे बड़ा पेन एरिया है कि वो नेटवर्क की मॉनिटरिंग करे, कोई इंसिडेंट्स आ जाए नेटवर्क के अंदर तो उसको मैनेज कर सके, कोई सपोर्ट कर सके तमाम चीज़ों को। तो सोफोस कहता है कि जब आप मेरी MTR की सर्विसेज लेते हैं एंटीवायरस के सोल्यूशन के साथ, तो मैं आपको मैनेज थ्रेड रिस्पांस की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको थ्रेड हंटिंग भी दूंगा, आपके नेटवर्क की 24/7 मॉनिटरिंग भी करूंगा, डीप रिपोर्ट भी दूंगा, रूट कॉज एनालिसिस की भी सर्विसेज दूंगा, आपकी डीप लर्निंग होगी, चाहे वो क्रिप्टो के से रिलेटेड हो, चाहे वो रैंसमवेयर के हवाले से हो, तमाम चीजें। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ा पेन एरिया है उसकी मैनेजमेंट। अगर कोई इंसिडेंस आ गया तो उसके अगेंस्ट रिपोर्ट, अगर कोई थ्रेड मार्केट में यानी आपके नेटवर्क में एग्जीक्यूट हो गया है तो अदर नेटवर्क के सिस्टम को कैसे बचाना है। तो ऑब्वियसली एक पूरा टीम वर्क होता है, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर की या हेड ऑफ आईटी की एक जिम्मेदारी होती है कि यार ये चीज एग्जीक्यूट हो गई है तो अपर मैनेजमेंट को इसकी एक रिपोर्ट देनी है। तो उस रिपोर्ट या उस एडमिनिस्ट्रेटर के पेन को ओवरकम करने के लिए सोफोस ने अपनी MTR की सर्विसेज मार्केट में लॉन्च की, और उसने कहा कि जी मैं आपको एंटीवायरस के बैकएंड पे अपनी एक पूरी सोफोस की टीम अलाइन करवाऊंगा जो 24/7 आपके नेटवर्क की मॉनिटरिंग करेगी। मॉनिटरिंग के साथ साथ वो थ्रेड हंटिंग भी करेगी। अगर आपके नेटवर्क में कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूट होने जा रहा है तो बैकएंड से सोफोस की टीम उसको रिमूव करेगी। ठीक है, और मॉनिटरिंग के साथ साथ अगर वो थ्रेड आपके नेटवर्क में एग्जीक्यूट हो गया है तो सोफोस की बैकएंड टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी और बताएगी कि भाई ये इस किस्म का थ्रेड आपके नेटवर्क में मॉनिटर एग्जीक्यूट हुआ है, लिहाजा आप अपने नेटवर्क में सिस्टम, फायरवॉल और अदर जो सिस्टम्स हैं उसको कैसे सेपरेट करना है, वो तमाम हेल्प आपको बैकएंड में सोफोस की टीम करेगी। जब उस थ्रेड को वो एग्जीक्यूट होने से रोकेगी, उसका रिमूवल होगा, उस रिमूवल के अगेंस्ट सोफोस की फायरवॉल जो भी बैकएंड पे जो टीम बैठी हुई है वो उसके अगेंस्ट आपको एक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके देगी और बताएगी कि ये हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, ये थ्रेड आया था, हमने इस तरह सिस्टम को रोका, हमने इस तरह सिस्टम्स में जो आपके फायरवॉल थी या नेटवर्क के सिस्टम लगे हुए थे, सर्वर्स लगे हुए थे या अदर कोई स्टोरेज के सोल्यूशन लगे हुए थे, कैसे हमने उसको प्रोटेक्ट किया, कैसे बचाया, वो पूरा एक मेथोडोलॉजी इसके अंदर मौजूद होगी पूरी रिपोर्ट की सूरत में। तो यहाँ सबसे बड़ा जो पेन एरिया होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो यही होता है कि कोई मसला आ गया तो उसकी मैनेजमेंट हो, उसकी रिपोर्टिंग हो और अपर मैनेजमेंट को बताने के लिए भाई ये क्यों हुआ, क्या वजह थी और कैसे हमने इसको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो MTR की सर्विसेज के अंदर इंक्लूड है। जी, कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? अगर कोई इस हवाले से कोई क्यूरी है तो काइंडली आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं सोल्यूशन के हवाले से चीज़ों को ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, सोफोस का जो सोल्यूशन है ना वो अपनी फायरवॉल के साथ जो है ना वो इंटीग्रेट हो सकता है, जिसको मैंने कहा कि जी जो रियल टाइम थ्रेड जो डाटा है, चाहे मेरा वो इंटरसेप्ट एक्स का सोल्यूशन हो, XDR का सोल्यूशन हो, चाहे वो मेरा MTR का सोल्यूशन हो, वो मेरी सोफोस की फायरवॉल से इंटीग्रेट हो सकता है थ्रू सोफोस सेंट्रल के थ्रू। ये सोल्यूशन 24/7 कनेक्टेड होगा, लाइव थ्रेड की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा होगा
और जो सोफोस का सेंट्रल है वो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसमें मल्टीपल फायरवॉल्स और एंडपॉइंट के सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं सिंगल डैशबोर्ड पे रहते हुए। अच्छा, सोफोस हम जो कह रहे थे कि जो पिछले 11 साल से मार्केट में जो है वो एज अ लीडर है, और लीडर से मुराद ये है कि क्या ऐसी चीज है सोफोस के अंदर कि वो अभी तक लीडर में मौजूद है। देखिए, सोफोस में जो मैकेनिज्म है थ्रेट हंटिंग के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, वो मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर वेंडर के मुकाबले में। और सोफोस मार्केट में वाहिद प्रोडक्ट है जिसके पास रैंसमवेयर की प्रोटेक्शन के हवाले से 25 प्लस डिफरेंट एक्सप्लॉइट की सर्विसेज हैं। अदर वेंडर जो मार्केट में लेके बैठा है, कोई 10 बैठा है, कोई 15 है, किसी 20 है, कोई 16 है, किसी 4 है, ठीक है। लेकिन सोफोस के इक्विवेलेंट एक्सप्लॉइट की प्रोटेक्शन की सर्विसेज किसी भी वेंडर के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने कहा कि जी सर्वर के हवाले से सोफोस का जो सोल्यूशन है वो सर्वर में बिल्कुल डिफरेंट सोल्यूशन है। तो वो डिफरेंशिएशन क्या है? सोफोस अगर सर्वर पे इंस्टॉल्ड होता है, चाहे वो आपका ऑन प्रेमिसेस सर्वर हो, चाहे वो आपका क्लाउड बेस्ड सर्वर हो। फर्स्ट कर लेते हैं कि जी सोफोस का एंडपॉइंट इंस्टॉल्ड है, चाहे वो XDR है, MDR है, या इंटरसेप्ट एक्स का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर सोफोस अपने उन यूजर्स को जो क्लाउड या ऑन प्रेमिसेस से बैठे हैं उनको सर्वर लॉकडाउन का एक फीचर देता है। अब सर्वर लॉकडाउन से मुराद ये है कि एक यूजर का सर्वर जब इंटरनेट की लेयर पे आ गया, कनेक्टिविटी दिखा दी, आईपीज आ गई, और एक हैकर ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर अटैक एग्जीक्यूट हो गया। जब अटैक एग्जीक्यूट हो गया तो इसका मतलब ये है कि उस हैकर ने मेरे सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कोशिश की, मेरे उस सर्वर की इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश की, या वो उसको डिजास्टर की तरफ ले जाएगा, या मेरा पूरा डाटा जो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जब सोफोस का एंड पॉइंट का सोल्यूशन उसके ऊपर इंस्टॉल्ड होगा तो उस सूरत में सोफोस क्या करेगा, बेसिकली लॉकडाउन फीचर के अगेंस्ट क्या करेगा कि अगर उसको लगेगा कि ये जो थ्रेड बाहर से जो अटैक्स आ रहा है वो उसका बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस करेगा एआई लेवल के ऊपर, यानी उसमें एआई इंजन इनबिल्ट मौजूद है, वो क्या करेगा उस पर्टिकुलर सर्वर की आईपी को अनअवेलेबल कर देगा फॉर हैकर के लिए। लेकिन जो यूजर उसके नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, सर्विसेज यूज कर रहे होंगे, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ उस पर्टिकुलर हैकर के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा कि भाई ये सर्वर अब नो मोर अवेलेबल है, ताकि उसको ये लगे कि सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास आ चुकी है या वो सर्वर डिजास्टर की तरफ चला गया। लेकिन बरहकीकत सोफोस का सर्वर उस अटैक को कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बल्कि उसके अगेंस्ट जो वो रिस्पॉन्स देगा अपने सर्वर को उस हैकर के लिए अनअवेलेबल कर देगा, लेकिन ओरिजिनली वो लाइव होगा, चल रहा होगा, यूजर प्रॉपर्ली कनेक्टेड होगा। तो ये जो सर्वर लॉकडाउन का फीचर है ये अदर वेंडर के पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये एंड पॉइंट का हमारा थोड़ा ब्रीफ था। तो एंड पॉइंट के जो आपको क्वेश्चंस हैं वो प्लीज बता दें, किसी क्यूरी है तो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें या म्यूट कर ले अपना माइक। तो जो भी आपकी मसले हैं इसमें, जो भी आपको पूछना है कि कैसे होगा, कैसे हमारा इसमें मेलवेयर रुक सकता है या रैंसमवेयर रुक सकता है, जो भी आप क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा आपको इसमें बताते चलें कि कंपैरिजन दिखा देते हैं कि हमारे इंटरसेप्ट एक्स जो है लीडर क्यों है गार्टनर पेयर्स पे। तो ये थोड़े आपको कंपैरिजन दिख रहे होंगे, आपको दिखा होगा कैस्पर स्काई का भी इसमें एंड पॉइंट सिक्योरिटी और सिमेंटिक का भी आपको दिख रहा है इसमें कि एंड पॉइंट्स का पूरा कंपैरिजन दिखाया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि ऐसे इसमें 4.7 जो है रेटिंग कैस्पर स्काई को दी हुई है, सोफो इंटरसेप्ट एक्स को 4.8 दी हुई है और सिमेंटिक इन एंड पॉइंट प्रोडक्शन को 4.5 दी हुई है। तो आप खुद देख रहे हैं कि इसमें खुद जो है आपको ये अगर आप खुद देखना चाहें कि ये सही वैलिड है या नहीं है, तो आप खुद जो है गार्टनर पेयर्स पे जाके ये सारी रेटिंग देख सकते हैं कौन सा इंटरसेप्ट है जो लीडर है और वो क्यों है। तो सारा आपको देखते हैं 5 स्टार देखिए 79% दिए हुए जैसे सपोज के इंटरसेप्ट एक्स को। और नेक्स्ट हमारे से ये बाकी दो का भी है कि मैकफी एंड पॉइंट सिक्योरिटी है और ट्रेंड माइक्रो का जो एंड पॉइंट है वो आपको भी इसमें कंपैरिजन दिखाया हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 4.8 जो है सोफोस की एक्स को रेटिंग दी हुई है और मैकफी और जो ट्रेंड माइक्रो उनकी जो रेटिंग जो है कम है, ओवरऑल रेटिंग देती है। तो इसी वजह से आपको देख रहा होगा कि हमारे क्यों ये बेहतरीन है इंटरसेप्ट एक्स जो है आपकी एंड पॉइंट की प्रोडक्शन के लिए। तो
ये मोहम्मद शफीक का क्वेश्चन है, व्हाई सोफोस एंडपॉइंट इंटरसेप्ट एक्स प्राइस इज हायर फ्रॉम कैस्परस्काई। तो ये हम आंसर कर सकते हैं बिल्कुल। जी शफकत साहब इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, हर चीज की ना मार्केट में जो डिफरेंशिएशन है वो इस तरीके से है। मैंने जैसे कहा कि सोफोस पिछले 11 साल से मार्केट में लीडर है। लीडर से मुराद ये है कि फीचर सेट और सर्विसेज, एक सोल्यूशन की एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं वाहिद मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट हूँ जिसके पास 25 किस्म की एक्सप्लॉइट की सर्विसेज है, ठीक है। अब जब मैं 25 किस्म की एक्सप्लॉइट की सर्विसेज दे रहा हूं तो ऑब्वियसली उन तमाम सर्विसेज के अगेंस्ट कोई ना कोई पीछे बैकएंड पे वर्किंग होगी, टीम होगी, उसकी एक स्पेशल कॉस्ट होगी, ठीक है। एक नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन कैस्पर के हवाले से अगर मैं बात करूं, कैस्पर में एक्सप्लॉइट की सर्विसेज, तो कैस्पर में मैक्सिमम 12 से 14 एक्सप्लॉइट सर्विसेज है, मैक्सिमम। हो सकता है इससे भी कम हो। अब जब हम एक्सप्लॉइट सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज पे बैकएंड पे जो टीम उस पर काम कर रही है, उसकी वहां पर एक कॉस्ट जो है वो सिर्फ 14 एक्सप्लॉइट के लिए है। लेकिन जब मैं अपने सोफोस एक्सप्लॉइट की बात करता हूं जो 25 प्लस एक्सप्लॉइट्स हैं, तो उसके अगेंस्ट जो मेरी कॉस्ट आती है वो हाई आती है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, यहाँ हम सबसे पहले प्राइस को फोकस करते हैं, और प्राइस को फोकस करने के बाद फिर हम सोल्यूशन को फोकस करते हैं। और हम ये नहीं मार्केट में देखते कि हम सोल्यूशन जो लेने जा रहे हैं, आया वो सोल्यूशन मेरे नेटवर्क की फिजिबल है कि नहीं है। अब सस्ते सोल्यूशन के चक्कर में एक एक्सप्लॉइट जिसकी मैंने बात की कि सपोज में 14 एक्सप्लॉइट है और 15वां ऐसा एक्सप्लॉइट का अटैक आ गया जिसकी इंफॉर्मेशन कैस्पर के पास थी ही नहीं, तो उस सूरत में क्या कैस्पर आपको सिक्योरिटी देगा? कभी भी नहीं देगा। आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लेकिन वही एक्सप्लॉइट की अगर मैं बात करूं सोफोज में, जब वो एक्सप्लॉइट की सर्विसेज ऐड होंगी, कोई मेलवेयर अटैक आएगा या रैंसम अटैक आएगा, तो सोफोज उसको रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्विसेज पहले से उसके पास मौजूद थी। हम यहाँ पर जो सोल्यूशन को कंपैरिजन करते हैं, हम एप्पल टू एप्पल सोल्यूशन को हमेशा देखें। एप्पल टू एप्पल देखने के बाद उसकी प्राइसेस को देखें कि भाई जो फीचर सेट अगर किसी की कॉस्ट ज्यादा है मार्केट में तो क्यों है, उसकी कोई बैकग्राउंड को कोई वजह होगी। अच्छा, ये जो प्राइस का चैलेंजेस आते हैं, यहाँ हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि भाई अगर आपको प्राइस है ज्यादा लग रही है तो आप मेरे पास उस वेंडर की प्रोडक्ट की प्राइस लेकर आइए, जिसको आप कह रहे हैं कि जी वो कैस्पर है, चाहे वो ट्रेंड माइक्रो है, चाहे वो सिमेंटिक का पार्ट हो, तो मैं आपको वो प्राइस जो है वो कम करके दे सकता हूँ। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन के हवाले से कस्टमर सस्ते सोल्यूशन पे तो चला जाता है। एक छोटी सी मिसाल है ज़मीन.com की, ठीक है। ज़मीन.com ने जो आपने भी क्यूरी रेस की ना, सेम यही सिनेरियो था। ज़मीन.com के बाद भी कैस्पर का सोल्यूशन लगा हुआ था। ये पिछले साल की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। उनसे हमने कहा कि सर आप ज़मीन.com की जो सर्विसेज चला रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उनके ऊपर रैंसम अटैक आया, ठीक है। अभी वो अपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, हम सारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा डेटाबेस सर्विसेज उनकी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। हुआ क्या कि वो उन्होंने कैस्पर के सोल्यूशन को देखा, और कैस्पर का सोल्यूशन और हमारे सोल्यूशन में सिर्फ $2 का फर्क था। क्योंकि हम लीस्ट मैक्सिमम प्राइस पे चले गए कि भाई पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से कस्टमर इतना बेयर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी मिनिमम कॉस्ट ये है, ठीक है। अब अगर हम मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहे थे तो वो $2 की डिफरेंशिएशन से कैस्पर का सोल्यूशन कस्टमर ने ले लिया। हम उसको कहते रहे कि सर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो नीड है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा एडवांस सर्विसेज चाहिए। जब एक्स्ट्रा एडवांस सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑब्वियसली किस्म के थ्रेड्स है, मालवेयर्स है, ट्रोजन्स है, रैंसम है, उनकी प्रोटेक्शन चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, ये तो $2 सस्ता है, मुझे दे दो। उन्होंने बोला सही है, आपकी चॉइस, आप ले ले। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उनके पास एक रैंसम का अटैक आया जिससे पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्यों आया? कि कैस्पर के अंदर उस एक्सप्लॉइट की सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, उस रैंसमवेयर की प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से उनका सिस्टम, उनका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कस्टमर इस चीज को देखता ही नहीं है कि भाई मैं जो सोल्यूशन लेने जा रहा हूं, अगर एक सस्ता दे रहा है तो उसके मुकाबले में दूसरे सोल्यूशन में डिफरेंशिएशन क्या है। बेशक प्राइस $2 हाई थी, लेकिन सोबोस गारंटी कर रहा था कि भाई ये 25 प्लस एक्सप्लॉइड है, इसमें से तुम्हारे पास अगर कुछ आता है जो मार्केट के नोन है, जो आते हैं, ठीक है, तो मैं उसकी प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन जो मार्केट के नॉन एक्सप्लॉइड है, अदर वेंडर के पास उसकी एक्सप्लॉइड सर्विसेज ही नहीं है, तो आप ऐसी सर्विस का क्या करेंगे? और आप कस्टमर परेशान। अब वो सोफोस के पास आया कि भाई आप सोल्यूशन मुझे बना कर दें, उस हमारा एक वेंडर भी काम कर रहा है। देखिए, मार्केट में जब एक सोल्यूशन आता है तो आप एप्पल टू एप्पल को कंपेयर करें।
मैं आपसे नहीं कहूंगा आप मेरा सोफोस खरीदें, मैं कभी भी आपको पुश नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा आप सोल्यूशन को जाएं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, फीचर साइड, प्राइस वाइज। जब आप अपने सोल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाए कि भाई ये मेरी नीड पूरी ये नहीं, ये कर सकता है, तो फिर आप मेरे पास आएंगे, यार शफकत ये जो सोल्यूशन है प्राइस वाइज यहाँ खड़ा हुआ है और आपका सोल्यूशन यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो फिर हम देखेंगे हाँ ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मैं उस प्राइस को मीट कर सकता हूँ जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सोफोस ऐसा नहीं है कि उसने एक फिक्स प्राइस रखी हुई है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत सारे मौजूद है। हम प्रिंसिपल से बात कर लेते हैं कि जी सर ये सोल्यूशन लेने आ रहे हैं, कस्टमर विलिंग है, इंटरेस्टेड है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है लेने के लिए, लेकिन कस्टमर हाईली इंटरेस्टेड है, उसको चाहिए ही सोफोस ही, तो उस सूरत में हम प्राइस को मैनेज करवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स प्राइस है तो उसी पे लेना है तो ले, वरना नहीं ले, ऐसी बिल्कुल भी मामला नहीं है। हम कस्टमर के बजट के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरह के कोई इशू फेस करना पड़ रहा है तो आप डायरेक्टली हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम जो सोल्यूशन आपको हम कोड करेंगे किसी पार्टनर के, तो हम तो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली तो नहीं देते, लेकिन ये हेल्प जरूर कर देंगे कि आपको जो सोल्यूशन दिया जाए वो आपके बजट के मुताबिक दिया जाए या कॉस्ट इफेक्टिव बनाकर दिया जाए। सोफोस की कोई फिक्स प्राइस नहीं है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा शफकत भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और करना चाहूंगा जी। अच्छा, मैं सिर्फ क्योंकि ये मैंने इसलिए क्यूरी लिखी क्योंकि इस चैलेंज से मैं गुजर रहा था, तो मुझे जो लोकल पार्टनर था उससे मैंने कंपैरिजन भी, ऑब्वियसली देखिए आगे मैनेजमेंट को कन्विंस करना है कि अगर मैंने किसी चीज की एक्स्ट्रा पे करने को चीज, तो एक तो ये हो गया क्योंकि, और ये प्योरली टेक्निकल चीजें होती हैं, इतनी आसानी से मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करवाना भी मुश्किल होता है कि इतने अच्छा, फिर उसके लिए या तो इतना इजी कंपैरिजन हो कि हम दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करवा दें, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन हो, तो मैं शायद ये सिलसिला हो गया। और दूसरी तरफ जो पहले देखे आपने इतना जबरदस्त फायरवॉल के हवाले से हमें अभी आपने गाइड किया कि देखें जी सपोज एक बॉक्स में इतनी सर्विसेज और ये कम जो है ना प्राइस है दूसरे वेंडर्स से इसकी ना, तो इसी तरह उसको भी देखें इतना, अब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मैं, जैसे मैं पर्सनली एज ए टेक्निकल मैं कहूंगा कि जी मेरे गेटवे पे फायरवॉल लगी हुई है सपोज की, तो मैं एंड भी जो है ना यही लगवाऊं। सही है, सही है। और आपस में ज्यादा बेहतर जो है ना वो हमें, लेकिन जब हम अप्रूवल्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को अगर मेरे पास कुछ सॉलिड और कॉन्क्रीट किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं होगी, या तो वो पैसे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे या फिर हमें वो मना कर देंगे यार ये दूसरा है एंटीवायरस, आप इसकी प्राइस ये लगा दें। हम जब फोकस करते हैं ना हर चीज पे जी सपोज, तो ये भी हम पर एक क्वेश्चन आता है कि शायद हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। नो, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं बहुत पुराना यूजर हूँ इसका, सपोज को हम यूज कर रहे हैं अपनी मुझसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में था, वहां पर भी हम यूज कर रहे थे, तो ऑब्वियसली एक अच्छा रिजल्ट्स है तो हम करते हैं। लेकिन जब हम महंगी चीज खरीदने की बात करेंगे और स्पेसिफिक करेंगे किसी प्रोडक्ट को, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत ज्यादा हमें मसले मसाइल होते हैं, हम किसी दूसरा जो वेंडर होगा वो फिर इसको कह देते हैं जी ये इस पहले वेंडर को ये प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो उसकी प्रेफरेंस, इसके लिए शफीक साहब मैं आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ कि मैं आपको जो भी आप प्रोडक्ट मुझे कहेंगे ना उसके अगेंस्ट मैं आपको कंपैरिजन प्लस एक सोल्यूशन के हवाले से कार्ड दे दूंगा जिसमें डिफरेंशिएशन आ जाएगी नजर के ये सोल्यूशन सोफोस के मुकाबले में कहाँ खड़ा है और सोफोस कहाँ पे खड़ा हुआ फीचर सेट में, ठीक है। क्योंकि आपकी बात सही है कि ऑर्गेनाइजेशन पैसे जब खर्च करेगी जब उसको बेनिफिट नजर आएगा, चाहे वो फाइनेंशियल पार्ट हो चाहे वो आपके फीचर सेट की सिक्योरिटी के हवाले से हो, क्योंकि जब प्रोडक्ट में एज होगी वो बेनिफिशियल होगा तो ही प्रोक्योरमेंट होगी, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अलाउ नहीं करेगी। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि हम सोल्यूशन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए उस पर वर्किंग कर सकते हैं, पार्टनर से बात की जा सकती है, हम इसको सोल्यूशन को आपकी कॉस्ट के मुताबिक लाने की पूरी कोशिश करेंगे, प्लस दूसरी प्रोडक्ट में जो डिफरेंशिएशन है उसके अगेंस्ट हम आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप ये डिफरेंशिएशन देख लें। अगर हम कैस्पर की बात कर रहे हैं और सोफोस की बात कर रहे हैं तो कैस्पर और सोफोस में डिफरेंशिएशन क्या है उसका पूरा कंपैरिजन चार्ट मौजूद है हमारे पास, ठीक है, तो वो हम आपसे शेयर कर देंगे। शब्दों में थैंक यू। अक्सर देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उसकी प्राइस से कम मिल जाए, मैं देखिए फीचर्स के साथ, अच्छे फीचर्स के साथ जो है ना उसकी प्राइस के बराबर तो आ जाऊं कम से कम। ये देखिए कंपनी के लिए मैं इसका ये फील होगा कि कंपनी को हम एक अच्छी चीज ली है लेकिन प्राइस ज्यादा नहीं दी,
मैं कहता हूँ उससे कम नहीं मुझे चाहिए, कम से कम उसकी मार्केट जो भी वैल्यू देखें वो मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी हर वेंडर्स आगे पीछे कर आप देता एक काम करिएगा शफीक साहब, आप ना मुनीम इंशाल्लाह। को आई थिंक डिटेल होगी आपके पास। जी ऑफलाइन हम इसको इंशाल्लाह कर लेंगे बाद में। हाँ, इसको ऑफलाइन कर लेते हैं, इस पे मजीद डिस्कशन कर लेंगे इंशाल्लाह, आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। शफीक बहुत साहब, मैं यहाँ शुक्रिया पे जी, एक थैंक ऐड यू। करना चाहूंगा, हम है वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा जो काम है ना, हमारा काम ये होता है कि इनके मैनेजमेंट के आईटी रिप्रेजेंटेटिव, हेड ऑफ आईटी होते हैं, अपन को सीएफओ को, सीईओ को या अपने जो सीईओ को कन्विंस करना होता है, तो हम मिलके ही कन्विंस करते हैं। ठीक है, तो आप इस बेफिक्र रहें कि आपको कन्विंस करने के लिए हम हेल्प आउट करेंगे कि हाउ टू कन्विंस देम। तो बेफिक्र है, उस चीज के ऊपर टेक्निकली फाइनेंशियली जो भी पॉइंट होंगे हम रेज करेंगे। आप बेफिक्र है, ऑफलाइन आपसे डिस्कस करते हैं इसको फर्दर। अच्छा, सलीम साहब की क्यूरी है एंड पॉइंट के हवाले से कि जी सोल्यूशन तो बहुत अच्छा काम करता है एंड पॉइंट का, लेकिन उसकी जो मेमोरी की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, रैम और प्रोसेसर यूज करता है। देखें, सोफोस का जो एंड पॉइंट का सोल्यूशन है वो थोड़ा सा हैवी तो है, लेकिन जो आपके पास नेटवर्क पर सोल्यूशन अवेलेबल होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं, तो हर हार्डवेयर की एक एफिशिएंसी है। ठीक है, मैं इसकी मिसाल इस तरीके से दे देता हूं। सोफोस कहता है जी विंडोज 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कोर टू क्वाड का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए आपके पास, और 10 GB हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। अब कस्टमर कहता है जी कि मैं सोल्यूशन लूंगा विंडोज 8 के लिए, लेकिन मैं सिस्टम इस्तेमाल करूंगा P3 का, ठीक है, P4 का। अब जब वो विंडोज पे P4 पे विंडो 8 इंस्टॉल करने चलेगा, एक मिसाल कर बात कर रहा हूँ, जब वो उस पर इंस्टॉल कर लेगा और उस पर सोफोस का एंड पॉइंट इंस्टॉल करेगा, अब उसका जो हार्डवेयर है वो इतना एफिशिएंट नहीं था, जिसपे उसने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, तो जो चीज की एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए थी, उस एंड पॉइंट की एफिशिएंसी 20% पर आ गई। और 20% आने के बाद हार्डवेयर में डिफरेंट किस्म के इश्यूज आना शुरू हो गए, सिस्टम स्लो हो गया, मेमोरी की यूटिलाइजेशन बढ़ गई। क्यों? वो जो हार्डवेयर बैकएंड पे चल रहा था, जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड था, वो इतना कैपेबल नहीं था। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपका जो हार्डवेयर अगर बेशक अच्छा है, उसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, उस पर एंड पॉइंट इंस्टॉल कर दिया, तो कहीं ना कहीं विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से जब आप सोफोस का एंड पॉइंट इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर मेमोरी हाई यूटिलाइजेशन का इशू आता है। अदरवाइज सोफोस के एंड पॉइंट इंस्टॉल करने में कोई इशू नहीं आता। हाँ, फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस टाइम मेमोरी को वो यूटिलाइज करता है 5, 10, 15 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद जो मेमोरी की यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल नीचे आ जाती है। अगर ये सिनेरियो आपके पास रिपीटेड मोड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके पास जो विंडोज डली हुई है वहां पर कोई इशू है, या आपका जो हार्डवेयर है जिसपे आपने एंड पॉइंट इंस्टॉल किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो इतना पावरफुल मशीन नहीं है। क्योंकि अदरवाइज सोफोस कहते हैं कि जी हार्डवेयर लेवल पे ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, अगर इस पे मीट हो रहा है तो सोफोस के एंड पॉइंट पे कोई इशू नहीं, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करें। जी, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आमिर हुसैन भट्ट साहब का क्वेश्चन है, कैन वी लिमिट प्रोसेसर रैम यूटिलाइजेशन बाय सेटिंग मैक्स थ्रेशोल्ड लाइक अदर प्रोडक्ट इन सोफोस? देखें, सोफोस की फायरवॉल की जैसे हम बात करते हैं, देखें यहाँ पर ना हमारी जो फायरवॉल में मेमोरी की यूटिलाइजेशन होती है उसमें डिफरेंट किस्म के फीचर सेट्स होते हैं। ठीक है, लाइक हम कहते हैं कि जी आईपीएस की सर्विसेज हैं, आईडीएस की सर्विसेज हैं, वेब की पॉलिसीज हैं, थ्रेड की पॉलिसीज हैं। जब हम इन तमाम पॉलिसीज की यूटिलाइजेशन करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोसेसर और रैम की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है। बहुत सारे कस्टमर्स एक इस तरह का काम करते हैं कि क्योंकि आईपीएस की जो पॉलिसीज हैं वो बेसिकली आपकी एक्सटर्नल लेवल पे लग रही होती है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर इन पॉलिसीज को मल्टीपल टाइम, इंटरनल आईपीएस की पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम अप्लाई कर देते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो इंटरनल लेवल पे होते हैं। जितनी आप आईपीएस की पॉलिसीज को इंटरनल लेवल पे बढ़ाएंगे, थ्रेड लेवल की पॉलिसी को बढ़ाएंगे, वेब लेवल की पॉलिसीज को बढ़ाएंगे, तो वहां पर मेमोरी की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो कस्टमर को चाहिए कि वो जो एक्चुअल नीड है पॉलिसी के हवाले से, वो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करे। अगर उसको एक्सटर्नल आईपीएस आईडीएस यानी डिफरेंट किस्म जो अटैक्स आते हैं उसकी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी कोर जो पॉलिसी है उसके ऊपर आईपीएस ऑन करे। ठीक है, इंटरनल लेवल पे एक आध पे जहां रिक्वायरमेंट है उसको अलाउ करे, ना कि हर पॉलिसी के ऊपर आईपीएस की सर्विस। जब ये तमाम पॉलिसीज हर पॉलिसी के लिए ऊपर सर्विसेज को ऐड किया जाएगा तो मेमोरी की यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी जिसकी नीड नहीं है। तो इस तरीके से आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं।
हाई मेमोरी यूजेज और रैम यूटिलाइजेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जी Okay, next question है हमाद अली का. Can we control the device in Sophos endpoint same as we do in Kaspersky? देखिए, कैस्परस्काई की और सोफोस की फायरवॉल में इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। सोफोस का एंड पॉइंट और फायरवॉल ही आपस में इंटीग्रेट हो सकते हैं थ्रू सोफोस सेंट्रल के थ्रू। चाहे तो आप इन दोनों सोल्यूशन को एज अ स्टैंड अलोन यूज कर लें या फिर आपस में इंटीग्रेट करवा लें, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सोल्यूशन ना हमारी फायरवॉल के साथ इंटीग्रेट हो सकता है एंड पॉइंट की सूरत में, ना हमारा एंड पॉइंट किसी थर्ड पार्टी की फायरवॉल वेंडर की फायरवॉल के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। दोनों सोल्यूशन की इंटीग्रेशन के लिए वेंडर का सेम होना लाजमी है, चाहे वो फायरवॉल हो चाहे वो एंड पॉइंट हो। जी अच्छा, ये बेसिकली जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि सोफोस में हमारे पास एक सोल्यूशन है रिमोट ईथरनेट अप्लायंस के हवाले से। सोफोस के पास ये वो सोल्यूशन है जो अदर वेंडर के पास अवेलेबल नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा आप लोगों से कि अगर किसी कस्टमर को अपने ब्रांच एंड पे मैनेजमेंट के लिए एक सोल्यूशन चाहिए जिसको वो देख रहा है कि जिसकी वन टाइम कॉस्ट हो, और वन टाइम कॉस्ट के साथ साथ वहां पर उसके पास कोई इंजीनियर नहीं है, कोई मैनेजमेंट की टीम नहीं है, और वो चाहता है कि जी मैं सेंट्रली रहते हुए उस एसडी वैन के सोल्यूशन को या उस अप्लायंस बेस्ड सोल्यूशन को सेंट्रली हब से कंट्रोल सकूं, लाइक हेड ऑफिस से ब्रांच एंड को। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरा हेड ऑफिस कराची में है और मेरी ब्रांच एंड इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद के अंदर है, और मैं कहता हूँ यार मेरी लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी के अंदर जो ब्रांचेज है मेरे पास वहाँ कोई टेक्निकल टीम अवेलेबल नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं वहां पर कोई इंजीनियर को रखूं, और वहां मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा सोल्यूशन लगा दूं जहां पर मेरे तमाम नेटवर्क के जो यूजर्स हैं एक तो वो सिक्योर रहे ताकि सर्विसेज मिले, प्लस मेरे सपोर्ट की जो इंजीनियर की कॉस्ट है वो बचे, प्लस जो बॉक्स वहां लगने के लिए जा रहा है उसकी हर साल कोई कॉस्ट बेयर ना करनी पड़े। तो सोफोस कहता है ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। आप एक काम करें, अपने हेड ऑफिस में एक सोफोस की फायरवॉल लगा ले विद सब्सक्रिप्शन के साथ जो आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन ब्रांच एंड पे रिमोट इथरनेट की डिवाइस लगा ले सोफोस की। अब रिमोट इथरनेट की अप्लायंस काम कैसे करती है? जब आपने सोफोस की रिमोट इथरनेट अप्लायंस अपने ब्रांच एंड पे लगाई तो सोफोस कहता है कि भाई आप जस्ट अपने इंटरनेट की सर्विसेज को जस्ट प्लग एंड प्ले करें उसके अंदर, और उसके अगेंस्ट सोफोस की फायरवॉल की इंफॉर्मेशन जो रेड की है उसमें ऐड कराएं। ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल वीपीएन टनल क्रिएट होता है सोफोस की फायरवॉल और रेड अप्लायंस के दरमियान, और एक टनल क्रिएट होने की सूरत में ये रेड अप्लायंस उस सोफोस की फायरवॉल का पार्ट बन जाता है जो हेड ऑफिस की फायरवॉल है। अब बात आती है कि जो ब्रांच एंड में यूजर बैठा हुआ उसकी मॉनिटरिंग, उसमें सिक्योरिटी कैसे लगेगी? तो सोफोस कहता है भाई सेपरेट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जो हेड ऑफिस की फायरवॉल में वही सब्सक्रिप्शन चलेगी। तो हेड ऑफिस का जो कोर इंजीनियर है वो क्या करता है, एक पॉलिसी क्रिएट करता है लाइक आईपीएस की, वेब फिल्टरिंग के हवाले से, या एडी के यूजर है डिफरेंट पॉलिसीज क्रिएट हुई हुई है, चाहे वो ईमेल का पार्ट हो चाहे वेब का पार्ट हो, वो वहां से पॉलिसी उन पे इंप्लीमेंट करता है। जो ब्रांच एंड पे यूजर बैठे, जो सब्सक्रिप्शन हेड ऑफिस की फायरवॉल पे डली हुई थी वही सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज अप्लाई होने लगती है ब्रांच एंड की फायरवॉल पे, जिसको हम रेड अप्लायंस कह रहे हैं। तो यूजर को वन टाइम बॉक्स खरीदना पड़ता है, कोई सेपरेट कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती सालाना बेस पे सब्सक्रिप्शन की मद में, सिक्योरिटी की मद में। जस्ट हेड ऑफिस की जो फायरवॉल आपने खरीदी होती है उसकी सालाना सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट होती है, अदरवाइज वो जीरो वैल्यू पे खड़ा होता है। यानी आप इसको एक तरीके से कह रहे हैं कि लाइफ टाइम वारंटी पे आ जाता है जो रेड का सोल्यूशन है। यहाँ पर मिनिमम हमारे पास दो मॉडल्स है, इसमें रेड 20 और रेड 60 है। जो रेड 20 का मॉडल है वो मिनिमम 25 यूजर तक हम कह लें, 20 से 25 यूजर को कैटर करता है, करने को तो ज्यादा कर सकते हैं लेकिन हमारी रिकमेंडेशन है, ठीक है, सोफोस की रिकमेंडेशन है। और जो इसमें सिंगल वैन इंटरफेस है, लेकिन अगर मैं रेड 60 की बात करता हूँ उसमें दो वैन के इंटरफेस है जिसमें दो इंटरनेट की आईएसपी लग सकती है, जो मिनिमम 35 प्लस यूजर को आराम से कैटर कर सकता है ब्रांच एंड के लेवल पे। अगर आपकी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स है तो आप सोफोस की फायरवॉल के साथ अपने ब्रांच एंड पे रिमोट इंटरनेट का अप्लायंस का सोल्यूशन भी लगा सकते हैं जो वन टाइम कॉस्ट के साथ। अच्छा, अब आखिरी सोल्यूशन हम इसके बाद इसको एंड करेंगे। अच्छा, सोफोस में मैंने बताया कि जी सोफोस की जो फायरवॉल है इसके अंदर इनबिल्ट वायरलेस कंट्रोलर भी मौजूद है। तो सोफोस ने अपने एक्सेस पॉइंट भी मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। अगर किसी कस्टमर को एक्सेस पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो, वो चाहता है कि जी मैं सेंट्रली सोफोस से मैनेज करूं, फायरवॉल से मैनेज करूं जो इनबिल्ट कंट्रोल फायरवॉल में मौजूद है, तो उसके लिए हमारे पास सोफोस के डिफरेंट मॉडल है जो APX 120 से लेकर ऑनवर्ड APX 100 तक, इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों एक्सेस पॉइंट्स हैं जो हमारी सोफोस की फायरवॉल से सेंट्रली मैनेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मैं सोफोस की फायरवॉल नहीं चाहता,
और मैं चाहता हूँ कि एक वायरलेस कंट्रोलर की सर्विस मुझे मिल जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और मैं एक एक्सेस पॉइंट लूँ, मुझे उसकी भी कॉस्ट सालाना बेयर ना करनी पड़े। तो सोफोस कहता है जी बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक काम करें, अगर आपके पास फायरवॉल मौजूद नहीं है, आप सोफोस का एक्सेस पॉइंट खरीदें, अपने XYZ इंटरनेट पे लगाएं और सोफोस सेंट्रल के ऊपर अपना एक अकाउंट बना ले जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका एक्सेस पॉइंट जो उस पर ऐड होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मल्टीपल ऐड करा सकते हैं, कोई लाइसेंस नहीं है उसका। हार्डवेयर आपने खरीदा, उसकी वन टाइम कॉस्ट ऐड वैल्यू हो गई, सेंट्रल पे अकाउंट बनाया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपकी मर्जी है कि आप उस एक्सेस पॉइंट को किस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, किस SSID के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी जस्ट आपके एक्सेस पॉइंट की वन टाइम कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। आप उसको थ्रू क्लाउड भी मैनेज कर सकते हैं, फायरवॉल पे रहते हुए भी, और अदर स्टैंड अलोन भी मैनेज कर सकते हैं थ्रू सेंटर। जी आप लोग की कोई क्यूरी इसके ऊपर है तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। सो ये रिकग्निशन से आपको देख सकते हैं कि सारी आपको दिख रही होंगी कि सोफोस के कितने रिवॉर्ड्स हैं और क्या क्या इसने अचीव किया हुआ है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपके पास सोफोस के सारे अभी ये सब पुराने हैं, अभी कुछ नए जो है इसमें अवार्ड जीते हैं 2020 में भी, तो वो हमें जो है इसमें भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी बस ऐसी कोई प्रूफ नहीं था अभी, इसलिए हमने शेयर नहीं किया। इसलिए हम लोग जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार होगा उसमें आपको जरूर देखेंगे जो हमारे रेगुलेशन है 2020 की, तो आपको और 21 की, तो उसमें जरूर इसमें इनपुट होगी। तो किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि जो भी आपके एंड पॉइंट ऑफ फायरवॉल का जो हमने डिस्कस किया है पूरा वेबिनार, इसको कुछ हमने दिया है, तो आपका कोई क्वेश्चन जो है अभी क्लियर ना हुए हो तो हम बिल्कुल पूछ सकते हैं अभी, ताकि हम आपको जो अभी जो आपके कॉन्सेप्ट हैं थोड़े और क्लियर कर सकें, और जो आपके चैलेंज फेस कर रहे हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसको आपको बता सकें। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं अभी, अपना अनम्यूट कर लें या फिर जो है चैट पे आप मुझे बिल्कुल अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। और किसी कोई भी क्यूरी हो, किसी को कोड चाहिए हो, कोटेशन रिक्वायर्ड हो, या आपकी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन की आपकी रिक्वायरमेंट हो फायरवॉल की और एंड पॉइंट की, तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। जैसे आप अगर आप ईमेल कर सकते हैं हमें mktgeaccess@softechms.com पे और sales@softechms.com पे, और आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर आपका बिल्कुल शो हो रहा है स्क्रीन पे। तो कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप उस पर बिल्कुल मुझे ईमेल कर सकते हैं बेझिझक, और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी आपको पूछना हो तो मैं आपको बिल्कुल उस पर आपको जो है आंसर करूंगा।